अध्याय 31 सौदा। ओह, हर कोई जानता है कि मैं उससे गहराई से प्यार करता हूँ। फिर भी लोगान ने सिर हिलाया। छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरे लोरेट साम्राज्य का आधा हिस्सा वैसे भी क्लेयर के लिए अपने गहरे प्यार के बारे में जानता था और वह एक भी महिला के साथ प्यार करने में शर्मिंदा नहीं था। अद्भुत। यह देखना अद्भुत है कि आप अपनी महारानी से गहराई से प्यार करते हैं, लेकिन एक सम्राट के रूप में आपके पास पूरा करने के लिए आपका कर्तव्य है। सम्राट लोरेट, आप मेरी 36वीं बेटी शर्ली एश्टन को अपनी शाही पत्नी के रूप में कैसे ले सकते हैं? उसकी प्रतिभा आपकी प्रतिभा से कम नहीं है। वास्तव में उसे मेरे साम्राज्य का रत्न भी कहा जा सकता है। सम्राट एश्टन गर्व से कहा। यह लोगन के चेहरे पर एक कठिन भाव था। इस प्रस्ताव ने उसे लुभाया, लेकिन वह आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणामों को जानता था। क्या? यदि यह उम्र है तो वह केवल 16 साल की है। शादी करने के लिए एकदम सही उम्र है। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो आप उसे अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए कुछ साल इंतजार कर सकते हैं। सम्राट एश्टन ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए दृढ़ था और संभवतः इतनी दूर आने के बाद पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इससे पहले अगर वह अपनी बेटी की शादी एक होनहार और प्रभावशाली चरित्र से कर सकता था और किसी अन्य साम्राज्य के साथ संबंध बना सकता था तो यह बेहतर नहीं हो सकता था, या इसलिए उसने अपनी आंखों में एक चतुर चमक के साथ सोचा। इसके अलावा उनकी बेशकीमती बेटी भी लोरेट साम्राज्य के विकास के साथ बढ़ेगी। उनके दिमाग में यह एक बुरा प्रस्ताव नहीं था। आपका प्रस्ताव आकर्षक है सम्राट एश्टन, लेकिन मुझे आपके प्रस्ताव को शालीनता से अस्वीकार करना होगा, अन्यथा मुझे यह भी नहीं पता होगा कि मैं कैसे मर गया। लोगान ने अपने चेहरे पर एक दुखी भाव के साथ अपना सिर हिलाया। है ना? हे, मैं देखता हूं कि सम्राट लोरेट को या तो धोखा दिया जाता है या ब्लैकमेल किया जाता है। इस बारे में क्या? मुझे क्राउन प्रिंस डेविस से उसकी शादी करने में कोई आपत्ति नहीं होगी और वह 16 साल का होने के बाद उसे अपनी पहली पत्नी के रूप में ले सकता है। सम्राट एश्टन ने समझौता करते समय संकोच किया और अनिच्छा से कहा, जैसे कि यह बसने के लिए एक ठीक प्रस्ताव था। आखिरकार प्रिंस डेविस लोरेट साम्राज्य के सिंहासन की पंक्ति में अगला होगा। यह स्वीकार किया जा सकता है। लोगान ने सिर हिलाया क्योंकि वह एक विश्वसनीय साम्राज्य के साथ भी सहयोग करना चाहता था। रॉस साम्राज्य ने भूमि पर लोरेट साम्राज्य और एश्टन साम्राज्य को अलग कर दिया, इसलिए उनके पास कभी भी कोई या कई संघर्ष नहीं थे। बिल्कुल सही है ना? डेविस ने नासमझी की आवाज निकाली। प्रस्ताव का परिवर्तन इतनी जल्दी था कि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। वह सिर्फ शो का आनंद ले रहा था। अपने पिता को एक अजीब स्थिति में देखना मजेदार था और फिर कहीं से भी उसने अचानक बिना किसी कारण के सगाई कर ली। हे, ऐसा लगता है कि छोटा राजकुमार बहुत खुश है। चिंता मत करो क्राउन प्रिंस डेविस, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तब तक मैं निश्चित रूप से तुम्हारी दुल्हन को नुकसान के रास्ते से बचाऊंगा। सम्राट एश्टन ने गर्व से घोषणा की। डेविस ने अपना सिर हिलाया, अनुपस्थित रूप से। उनकी विचार प्रक्रिया अभी हो रही बातचीत को पकड़ नहीं सकी। कुछ सेकंड के बाद वह अपनी श्रद्धा से बाहर आया क्योंकि उसे एहसास हुआ उसने मुझे सेट किया। डेविस घबरा गया। उसके पिता को अभी तक उसकी अनुमति भी नहीं मिली थी। यह एक बात थी अगर वह वास्तव में 6 साल का बच्चा था, लेकिन वह नहीं था। वह संभवतः इसे कैसे स्वीकार कर सकता है? वह चुप रहा, यह जानते हुए कि उसे सोल ट्रांसमिशन का उपयोग नहीं करना चाहिए। वह संभवतः बाहर नहीं निकल सकता था और नखरे दिखाना शुरू कर सकता था, है ना? यह बहुत शर्मनाक होगा और वे उसकी उम्र पर भी संदेह करेंगे क्योंकि एक बच्चे को वयस्क मामलों के बारे में पता नहीं होना चाहिए। चर्चा कुछ घंटों तक चली क्योंकि उन्होंने विषय को ग्रैंड सागर महाद्वीप पर होने वाली घटनाओं में बदल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, हम छुट्टी ले लेंगे। अगर कोई मौका मिलता है तो हम फिर से मिलेंगे। सम्राट क्लेमोर ने खड़े होकर विदाई दी। हाँ, आशा है कि मेरे उपहार ने आपको वास्तव में संतुष्ट किया है। फिर मैं भी अपनी छुट्टी ले लूंगा। सम्राट रॉस तेजी से चले गए। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी की सगाई के बारे में बात करूंगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वह इससे पीछे हट जाएगी क्योंकि मैं इसका ख्याल रखूंगा। सम्राट एश्टन ने लोगान को सांत्वना दी और चले गए। महारानी रूथ जो जाने वाली थी खड़ी हो गई, लेकिन उसने भौहें झुका दी और सिंहासन के पास अपनी नजर रख दी और देखा कि छोटे राजकुमार की नजर उस पर है। उसने एक मुस्कान पैदा की और सुरुचिपूर्ण ढंग से उसकी ओर चली गई। डेविस तुरंत घबरा गया। वह उसकी चोटियों को थोड़ा हिलते हुए देख सकता था और जब वह उसके सामने पहुंची तो उसने झुककर उसके गालों पर चुटकी ली। वह जम गया, उसकी आंखें उसके क्लीवेज से दूर नहीं हुई थीं। क्या प्यारा बच्चा है। महारानी रूथ देख सकती थी कि डेविस उसकी चोटियों को ध्यान से देख रहा था। वह मुस्कुराई और इसे दिल पर नहीं लिया क्योंकि वह केवल 6 साल का था। उसने सोचा कि यह उसकी जिज्ञासा थी जिसने उसे अपनी गर्भवती संपत्ति को देखने के लिए प्रेरित किया। उस पर एक शरारती। उसने खुद को प्रतिबिंबित किया क्योंकि वह महसूस कर सकती थी कि वह चर्चा के दौरान ज्यादातर समय उसे देख रहा था। उसकी शारीरिक समझ ने उसे सभी पुरुषों की नजर को उस पर महसूस करने की अनुमति दी थी। फिर मैं भी विदाई दूंगा सम्राट लोरेट। उनकी दृष्टि में उसकी पीठ दिखाई देने के साथ वह उड़ते हुए चली गई। डेविस जमे रहे। वह बहुत सुंदर थी और यहाँ तक कि उसके मामूली कपड़े भी उसकी संपत्ति को छिपा नहीं सकते थे। भले ही उन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत कुछ देखा था, लेकिन उनका इतना करीबी संपर्क पहले कभी नहीं था। वह पूरी तरह से कुंवारी थी और अगर वह प्रवास नहीं करता तो वह एक जादूगर होता। उसने महसूस किया कि यह उत्साहजनक था क्योंकि उसका दिल धड़क रहा था। अंत में कुछ सेकंड के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बकवास की, उसने अफसोस से सोचा। किसी कारण से वह निराश महसूस कर रहा था कि वह उस पर एक अच्छी छाप छोड़ने का प्रबंधन नहीं कर पाया। उसने अपने पिता को चुपके से हॉल से निकलते हुए पाया और जल्दी से उसके पास भागा। पिताजी, इसका क्या अर्थ है? डेविस ने अपनी आस्तीन पकड़ी और गुस्से से पूछा। लोगन शर्माते हुए मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चला गया। लानत है, डेविस चिल्लाया क्योंकि वह अब कम परवाह नहीं कर सकता था। पूरे सिंहासन हॉल में हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। रॉयल कैसल में हर कोई जानता था कि उनका रिश्ता सौहार्दपूर्ण था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में गहराई से नहीं सोचा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेविस अपनी मां से शिकायत करने के लिए महारानी के क्वार्टर में गया। वह गुस्से से दृढ़ कदमों से चल पड़ा। वह महारानी के क्वार्टर में पहुंचा, उसमें प्रवेश किया और अपनी मां के कमरे में पहुंच गया। रास्ते में किसी ने उसे नहीं रोका, इसलिए वह तेजी से पहुंचने में सक्षम था।
उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने अपनी आदर्श महिला के सपने देखे थे, लेकिन इस गठबंधन ने मेरी उम्मीदों को नाली में डुबो दिया। डेविस इस झूठ को लेने के लिए तैयार नहीं था और वह अपनी शिकायत को संबोधित करने के लिए वहां गया। माँ, उस पिताजी वह। हाँ, डेविस, मैंने अभी इसके बारे में सुना है। क्लेयर खिलखिलाकर हंस पड़ी। आह, वह वह कैसे कर सकता है? उन्होंने मेरी मंजूरी भी नहीं मांगी। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? डेविस नाराज और असहाय हो गया। आखिरकार उसके पास अपने भविष्य के जीवन साथी के लिए अपनी योजनाएं थीं। क्षमा करें डेविस, लेकिन आपके पिता के पास इस तरह के प्रस्ताव में आपको बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा। आप शायद नहीं चाहते कि आपके पिता फिर से शादी करें, है ना? क्लेयर ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। नो मदर, इट्स जस्ट था। पर्याप्त डेविस, आप इस शादी के माध्यम से देखना अच्छा करेंगे, क्लेयर ने घोषणा की क्योंकि वह उसकी नजर से बच गई। लेकिन माँ, मेरे मन में दूसरी पार्टी के लिए कोई भावना नहीं है। डेविस ने भी हार नहीं मानी। भावनाओं को समय के साथ विकसित किया जा सकता है डेविस। यह जुड़ाव पहले से ही गति में है। यदि आप अब पीछे हट जाते हैं तो क्या जिन महिलाओं को आप लगे हुए हैं उन्हें उनकी गरिमा के लिए गंभीर प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी? वह फिर से शादी कैसे कर सकता है? इस बारे में सोचें कि वह क्या महसूस करेगी। डेविस जीभ से बंधे हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि वह इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और केवल शक्तिहीन रूप से हार मान सकते हैं। हालांकि उन्हें लगा कि कुछ गलत है। चिंता मत करो डेविस, अगर आप भविष्य में और अधिक महिलाओं को शादी के लिए लाते हैं तो मैं झगड़ा नहीं करूंगा। डेविस स्तब्ध हो गया। क्या? लेकिन माँ, क्या आप बहुविवाह के विचार के खिलाफ नहीं हैं? डेविस समझ नहीं सका। क्या उसने लोगान को किसी अन्य महिला से शादी करने की अनुमति नहीं दी होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि मैं बेहद स्वार्थी हूं और अपने पति को किसी अन्य महिला को नहीं सौंपूंगी। उसने एक अटूट भाव वाले चेहरे के साथ घोषणा की, लेकिन फिर सिर्फ कंधे उचका दिए। वैसे भी क्या आप भाग्यशाली नहीं हैं? आप लगभग 6 साल के हैं, लेकिन आपके लिए 2 पत्नियां पहले से ही पत्थर पर रखी गई हैं, है ना? 2? डेविस का मुंह लटक गया। ओह, मैंने सोचा कि हमें इस मामले को तब उठाना चाहिए जब आप अतीत में 8 साल के थे, इसलिए किसी ने आपको नहीं बताया। आप पैदा होने से पहले ही कॉर्डन परिवार की युवा मालकिन से सगाई कर चुके थे। क्या? लेकिन कैसे? डेविस ने महसूस किया कि यह संभव नहीं है। ऐसी कितनी बातें हैं जो वह अपने बारे में या खुद से संबंधित मामलों के बारे में नहीं जानता था। ओह, विद्रोह के दौरान हमें जितना संभव हो उतने सहयोगियों को इकट्ठा करना पड़ा और मैं संभवतः लोगन को कॉर्डन परिवार की एक महिला से शादी नहीं कर सकता था। इसलिए मैं केवल अनिच्छा से आपको अपने परिवार की युवा मालकिन से जोड़ने के लिए सहमत हो सकता हूं। अनिच्छा से उसके जोर को सुनकर डेविस के चेहरे पर काली रेखाएं दिखाई दे रही थीं। वह अब जानता था कि उसे क्यों लगा कि कुछ गलत था और उसकी मां ने इस मामले में उसके पिता का समर्थन क्यों किया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उन दोनों द्वारा धोखा दिया गया था। अध्याय 32 क्लारा के विचार। समय इत्मीनान से आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे 1 साल बीत गया। डेविस ने सभी 3 खेती प्रणालियों में खेती जारी रखी। उन्होंने खुद को ओवरबोर्ड पर धकेल दिया और कड़ी मेहनत करने के लिए दृढ़ थे। युद्ध के रक्तपात का अनुभव करने के बाद उन्हें एक बार फिर एहसास कराया गया कि जीवन और मृत्यु को एक ही पल में निर्धारित किया जा सकता है। यहां तक कि वह एक पल में डेथ बुक की मदद से जीवन को समाप्त करने में सक्षम था। बहुत कम शक्तिशाली लोग जो संभवतः अज्ञात लेकिन शक्तिशाली साधनों के साथ 5वें चरण से ऊपर थे। उन्होंने अपने पिता और मां से सुना कि उनका महाद्वीप अलग थलग था और 5वें चरण से ऊपर के लोगों के लिए उनके महाद्वीप में प्रवेश करना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि युद्ध के दौरान पहुंचे वरिष्ठ नागरिक 5वें चरण से ऊपर के विशेषज्ञों की तुलना में अधिक शक्तिशाली रहे होंगे। अगर उसने यह नहीं सुना होता तो वह अभी भी अपने साम्राज्य की शक्ति और स्थिति से संतुष्ट होता। हालांकि वह जानता था कि ऐसा वरिष्ठ मौजूद नहीं था। इस समय के दौरान वह पीक लेवल ब्रोंज स्टेज, पीक लेवल मेरिडियन रिफाइनमेंट स्टेज और मिड लेवल इन्फेंट सोल स्टेज तक पहुंच गए। डेविस ने बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन सिस्टम में सबसे अधिक प्रगति की, दूसरे चरण के चरम स्तर तक पहुंच गया और यहां तक कि इस पर थोड़ा गर्व महसूस किया। बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन के दूसरे चरण में प्रवेश करने के लिए उन्होंने कई गोलियां निगल लीं और अपने मांस को टेम्पर्ड किया और अपनी मेरिडियन को और मजबूत किया। लोरेट इंपीरियल परिवार के पास आवश्यक संसाधन थे और अपने धीरज के साथ उन्होंने सफलतापूर्वक खेती की। जहां तक सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन की बात है, उन्हें थोड़ा अफसोस था कि वह उन 20 लाख से अधिक लोगों की आत्माओं को अवशोषित करने में कामयाब नहीं हो पाए जिनका उन्होंने नरसंहार किया था। यह सब बेकार चला गया। अन्यथा उन्होंने सोचा कि वह संभवतः यंग सोल स्टेज के माध्यम से सीधे टूट गए होंगे। बेशक यह केवल उनकी कल्पना में था और जानता था कि यह बिल्कुल भी वास्तविक नहीं था। जेल की असामान्यता के कारण जहां कई कैदी मर गए थे, डेविस ने अस्थायी रूप से जेल से परहेज किया और स्तर में वृद्धि का अनुभव करते हुए खुद से सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन में सुधार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी इस तरह की खेती के आधार के साथ वह केवल 7 साल का था और जल्द ही 8 साल का होने वाला था। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे इस ग्रैंड सी कॉन्टिनेंट में कोई भी हासिल नहीं कर पाया था। लोगान ने सम्राट के रूप में कार्यभार गंभीरता से लिया और किसी भी विद्रोहियों और जासूसों की राजधानी को साफ कर दिया। उसने उन सभी को सार्वजनिक रूप से मार डाला ताकि लोगों को फिर से जासूस होने के बारे में 2 या 3 बार सोचना पड़े। क्लेयर ने एक और बच्ची, दूसरी राजकुमारी डायना लोरेट को जन्म दिया। डायना का जन्म सामान्य रूप से हुआ था और डेविस और क्लारा के विपरीत उसके बारे में कोई रहस्य नहीं था। वह इसके लिए भी आभारी थी। क्लारा अपनी उम्र को देखते हुए आसानी से बोलने में सक्षम थी, जो केवल 3 थी। उसने अपने भाई से पढ़ने की आदत डाली और जल्दी से दुनिया की भाषा सीख ली। फिर उसने खेती से संबंधित मामलों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे कि वह एक खेती पागल थी। यह संभव हो गया क्योंकि वह अपने भाई की नकल करना पसंद करती थी। डेविस अपनी छोटी बहन को इस तरह देखकर बहुत आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि एक 3 साल का बच्चा विचारों और अवधारणाओं को इतनी जल्दी समझने में सक्षम होगा। यदि शब्द फैल गया तो हर कोई सोचेगा कि वह एक राक्षस है, लेकिन डेविस अभी भी इसकी परवाह नहीं कर सकता था क्योंकि वह उसकी इतनी परवाह करता था कि यह सिस्कॉन शब्द के स्तर तक पहुंच रहा था। भाई, मैं खेलना नहीं चाहता, मैं सीखना चाहता हूं। एक प्यारी सी लड़की गुस्से से चिल्लाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका चेहरा किसने देखा, वे मिठास में पिघल जाएंगे।
वह 94 सेंटीमीटर लंबा है। उसका चेहरा गोलमटोल और बेहद प्यारा बना हुआ था। उसकी बैंगनी आंखें दो चमकते एमेथिस्ट रत्नों की तरह थीं और उसकी गर्दन की लंबाई वाले सुनहरे बाल रेशमी चिकनी और लहरदार थे। ऐसा मत बनो क्लारा, तुम्हारी उम्र क्या है? आपको पढ़ाई करने के बजाय खेलना चाहिए। डेविस चिल्लाया। तो फिर तुम्हारे बारे में क्या, भाई? तुम पहले से ही मुझसे बहुत आगे हो और तुम केवल 7 साल के हो। उसका आकर्षक और मनमोहक चेहरा गुस्से में फूल गया क्योंकि उसे लगा जैसे उसके भाई ने उसे धूल में छोड़ दिया। उसने हाल ही में खेती में अपने भाई की उपलब्धियों के बारे में सीखा, इसलिए उसे अब खेलने का मन नहीं था। ओह, आप ऐसा केवल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं। आप मेरी उम्र को बहाने के रूप में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक बार नहीं, एक बार भी वह बहस में उसके खिलाफ जीतने में कामयाब नहीं हुआ है। वह हमेशा उसके झूठ के माध्यम से देख सकती थी और अपनी उम्र के लिए बेहद बुद्धिमान भी थी। शायद यह उन आंखों के कारण था कि वह जल्दी से कुछ भी और सब कुछ उठा रही थी जो उसे सिखाया गया था। डेविस को अब ऐसा लगा कि उसके जैसे अन्य पात्रों के सामने पुनर्जन्म लेने या स्थानांतरित होने का कोई फायदा नहीं था। ठीक है, आप सीख सकते हैं, लेकिन खेती नहीं कर सकते। यदि आप खेती करना चाहते हैं तो आप हमारे पिता और माता से अनुमति मिलने के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। डेविस असहाय होकर आह भर रहा था क्योंकि वे दिन खत्म हो गए थे जब वह अपनी छोटी बहन के साथ खेलने के लिए अपनी खेती को भी छोड़ देता था। लेकिन डेविस के पास ऐसा कुछ नहीं था। वह उसकी बैंगनी आंखों के चमकने से रोकने का इंतजार कर रहा था। क्लारा की आंखें समय समय पर थोड़ी चमकती थीं, बेतरतीब ढंग से संकेत देती थीं कि उसकी क्षमता सक्रिय थी और अभी के लिए उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, क्या आप अब और नहीं खेलना चाहते हैं? फिर मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगा। HNPH, मैं अपनी प्यारी छोटी बहन डायना को देखने जा रहा हूं जो किसी और की तुलना में बहुत क्यूट है। डेविस ने एक तरफ नजर डाली और चला गया। है ना डॉन? क्लारा यह कहना चाहती थी, लेकिन शब्द बाहर नहीं आएंगे। उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने रखा और उदास लग रही थी। नहीं, भाई पहले से ही इतना मजबूत है और अगर मैं अभी भी पहले की तरह हूं तो मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। क्लारा के विचार दोष रहित शुद्ध थे। वह पूरी तरह से अपने भाई का अनुसरण करना चाहती थी क्योंकि उसने बाहर की दुनिया के बारे में कहानियां सुनी थीं। वह जितनी बुद्धिमान थी, उसे एहसास हुआ कि वह अपनी उम्र के लिए जटिल विचारों में सक्षम थी। वह केवल तभी खुद होने में सक्षम थी जब वह अपने माता पिता और उसके भाई के सामने थी। वह अन्य लोगों की आंखों में डर और संदेह की दृष्टि महसूस कर सकती थी जब वे उसे सामान्य रूप से व्यवहार करते हुए भी देखते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी अजीब थे जब उसने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, लेकिन उसके भाई ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। क्लारा अपनी आंखों के कारण यह बता सकती थी जो छल और झूठ के माध्यम से देख सकती थी। वह यह भी देख सकती थी कि ज्यादातर लोग उसके सामने अभिनय करते थे और यह उसके लिए काफी असहज अनुभव था। इसलिए उसने अपने माता पिता और अन्य लोगों के सामने थोड़ा ठंडा चरित्र अपनाया। केवल अपने भाई के सामने वह थोड़ी चंचल और गर्म होगी। केवल उसका भाई उसके सामने सच्चा था। वह बता सकती थी कि यद्यपि वह समय समय पर झूठ बोलता था, लेकिन इसमें केवल देखभाल थी क्योंकि वह तुरंत खुद को समझाएगा। ओह, काम जारी रखो भाई। क्लारा एक फूले हुए चेहरे के साथ चिल्लाई और चली गई। यद्यपि उसकी आंखें सक्रिय नहीं थीं, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि उसका भाई सिर्फ उसके अंतर्ज्ञान से झूठ बोलता है या नहीं। उसने अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करके झूठ के अलावा सच कहने में सक्षम होने की आदत भी बनाई। उसे क्या पता था कि वह इस आदत का अभ्यास करके अपनी रहस्यमय उत्कृष्ट सत्य आंखों पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण प्राप्त कर रही थी। अध्याय 33 एलिया। पलक झपकते ही 4 महीने बीत गए। इस समय के दौरान डेविस ऊर्जा संघनन चरण को तोड़ने में कामयाब रहे थे, साथ इकट्ठा करने की खेती में दूसरा चरण। इसके अलावा उन्होंने कुछ युद्ध तकनीकों में प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया था। उन्होंने मिस्टिक अत्याचारी फल खाया था और अत्याचारी शरीर को प्राप्त करने में कामयाब रहे, जिससे वह उन लोगों के लिए असुरक्षित हो गए जो अभी भी कांस्य चरण में थे। उन्हें इसके लिए मूर्ख सम्राट रॉस को धन्यवाद देना पड़ा और इस रहस्यवादी अत्याचारी फल को देने के लिए अपने माता पिता को धन्यवाद देना पड़ा। इसका सेवन करने पर उनकी युद्ध आभा कम से कम 2 गुना मजबूत हो गई। लेकिन वह कुछ हद तक इसके बारे में खुश महसूस नहीं किया क्योंकि वह क्लारा के साथ खेलने से थोड़ा चूक गया। वह कभी कभी उसे देखने जाता था, लेकिन वह जल्दी से उसे वापस भेज देती थी, जिससे वह पढ़ाई के लिए लौट आता था। वह उस दिन उसके साथ उस शरारत को खेलने के लिए पछतावा महसूस कर रहा था और उसने सोचा कि वह उससे नफरत करने लगी है, इसलिए उसने कुछ समय के लिए उसे परेशान करना बंद कर दिया। उसके पास पहले कभी एक छोटी बहन नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि उसे इस तरह की स्थिति में उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा आज एक विशेष दिन था क्योंकि यह उनका 8वां जन्मदिन है। वह किसी कारण से बेचैन महसूस कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि आज वह दिन था जब वह अपनी निजी नौकरानी लेने जा रहा था। वे उसे 1 महीने पहले इंपीरियल कैसल में ले आए, लेकिन उसे उससे मिलने का एक भी मौका नहीं मिला। लेकिन उसे पता था कि महल की नौकरानियों ने इस महीने के दौरान उसे प्रशिक्षित किया था। जाहिर है, लोरिक परिवार अपने राजकुमारों को 8 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद एक नौकरानी नियुक्त करता है। वह केवल यह जानता था जब उसने लोरेक साम्राज्य के राजकुमारों को सौंपे गए तथाकथित रिवाज के बारे में सुना था। संक्षेप में, तथाकथित व्यक्तिगत नौकरानियां कोई और नहीं बल्कि महिलाएं थीं जो सभी तरीकों से उनकी देखभाल करती हैं। एक अर्थलिंग के रूप में, जिसके पास एनीमे, उपन्यास और सामान के साथ खुद का मनोरंजन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, उसके पास निश्चित रूप से नौकरानियों के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं थीं। लेकिन जब वह जानता था कि वह वास्तव में इसका अनुभव करने जा रहा था, तो उसे यकीन नहीं था कि अब इसके बारे में क्या महसूस करना है। उसने सुना कि उसे एक नीलामी से खरीदा गया था और उसकी कहानी यह थी कि वह सड़कों पर छोड़ दी गई एक अनाथ थी, जिसे उन लोगों द्वारा उठाया गया था जो निजी नौकरों को प्रशिक्षित करते हैं। उसे जीवन में केवल उन लोगों की सेवा करने के लिए लाया गया था जिन्होंने उसे खरीदा था, इसलिए वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक पतित था या नहीं। क्या वह खुश महसूस कर रहा था? उदास? उसे भी यह नहीं पता था। वह उनके भाग्य के लिए दया महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन कम से कम उसे गुलामी और यातना की उस जेल से मुक्त होना पड़ा। राजकुमार? दरवाजे पर एक दस्तक हुई, तुरंत एक युवा लेकिन एक भोली आवाज आई। डेविस अध्ययन में रहा, अपने बिस्तर पर बैठा रहा। उस समय वह अचानक किसी कारण से कठोर हो गया। थोड़ा बेवकूफ महसूस करते हुए उसने जवाब देने से पहले खुद को शांत कर लिया।
अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और 8 साल की उम्र में एक लड़की उसके दृश्य में दिखाई दी। वह डेविस के समान ऊंचाई के आसपास लगभग 127 सेंटीमीटर लंबी दिखाई दी। उसकी गर्दन की लंबाई के बाल धूल के एक भी कण के बिना शुद्ध काले बने हुए थे और वह एक शाही नौकरानी की पोशाक पहने हुए थी जिसमें तामझाम नहीं था। वह अपनी बादाम के आकार की रेवेन काली आंखों के साथ सुंदर लग रही थी। वह घबराकर अंदर चली गई और डेविस के सामने झुक गई। मास्टर, अब से मैं आपकी निजी नौकरानी हूँ। आप मुझसे किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं और मुझे अपनी बोली लगाने का आदेश दे सकते हैं। वह धीरे से बुदबुदाया और चिल्लाया और अंत हो गया। हाँ हाँ, हाँ हाँ, डेविस खोखले ढंग से हंसे। उसे इतना घबराया हुआ देखकर वह अपनी घबराहट भूल गया। शुरुआत के लिए आप मुझे अपना नाम बता सकते थे। उसने जवाब दिया। ठीक है, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ गुरु। मुझे एलिया कहा जाता है। वह हकलाया, लेकिन यह प्यारा लग रहा था। ठीक है मिस एलिया, क्या आप कृपया मास्टर कहना बंद कर सकते हैं? मुझे डेविस बुलाओ, कम से कम जब हम अकेले हों। डेविस धीरे से मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अपनी ही उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा उच्च आसन पर रखे जाने में असहज महसूस करता था। इसके अलावा उसके पास अपनी इस निजी नौकरानी के लिए अन्य विचार थे, बजाय इसके कि वह उसे रोबोट की तरह अपने चारों ओर मेहनत करने दे। वह नहीं चाहता था कि ऐसे लोग उसके साथ हों। चूंकि वह तथाकथित रीति रिवाजों द्वारा उसके लिए मोटा हो गया था, इसलिए उसके पास उसके लिए अपनी योजना थी। मी मिस एलिया, तेरे नीच सेवक को इतने सम्माननीय की आवश्यकता नहीं है, तेरी महानता। हकलाते हुए वह शर्मा गई। डेविस ने जांच में उसे देखा। प्रिंस डेविस, उसने खुद को ठीक किया। डेविस ने उसके अधीन रवैये को देखते हुए आह भरी। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी स्थिति की भी आदत हो जानी चाहिए। एक बार जब उसने सोचा कि महल की नौकरानियों ने उसे कैसे प्रशिक्षित किया होगा, तो उसे एहसास हुआ कि वह इतनी जल्दी उसकी मानसिकता नहीं बदल सकता है। एक समय में एक कदम, उसने आह भरी और अपने आप से कहा। एलिया थोड़ी परेशान लग रही थी, लेकिन उसे ऐसा भी लग रहा था जैसे वह उसे खुश करने की पूरी कोशिश करने वाली है। डेविस उसके चेहरे पर मुस्कुराया और पूछा, ठीक है, आपने कहा कि मैं आपको चारों ओर आदेश दे सकता हूँ। एलिया ने सिर हिलाते हुए स्वीकार किया। हाँ प्रिंस डेविस। डेविस ने फिर से उस पर अपनी नजर डालने से पहले अपनी नजर कहीं और घुमाई। चलो फिर एक खेल खेलते हैं। एक खेल? किस तरह का खेल? एलिया का चेहरा खाली हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस तरह की कमांड प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ कहूंगा और आपको इसे तेजी से दोहराना होगा। यदि आप मेरे साथ रह सकते हैं तो मैं आपको उचित रूप से पुरस्कृत करूंगा। एलिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके शरीर की अभिव्यक्ति ने कहा कि वह काफी घबराई हुई थी। जैसा कि आप आदेश देते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डेविस ने उसे फिर से देखा। उसने जल्दी से उसकी चकाचौंध का अर्थ समझ लिया और जवाब दिया। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। डेविस ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, आप बहुत स्मार्ट हैं। बस ऐसे ही मेरे साथ रहो। बहुत बढ़िया, तुम बहुत स्मार्ट हो। बस ऐसे ही मेरे साथ रहो। आसान है ना? डेविस उससे प्रभावित हो गया। वह तुरंत आगे बढ़ी। अब चलो इसे गंभीरता से खेलते हैं। आसान है ना? अब चलो इसे गंभीरता से खेलते हैं। एलिया ने खेल को जल्दी से समझ लिया और भोलेपन से एक बच्चे की तरह उसके साथ खेला। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, जिसने कम से कम डेविस को बताया कि वह एक बार की तरह टूटा नहीं था। उनका बचकाना मनोरंजन सीधे 5 मिनट तक चला। इस समय तक एलिया के चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान अंकित थी। वह अपनी स्थिति भूल गई और अपनी क्षमता के अनुसार उसके साथ प्रतिस्पर्धा की। स्वर्ग, मैं चाहता हूं कि ये बेवकूफ मुझे चारों ओर आदेश देना बंद कर दें। आकाश, मैं चाहता हूं कि ये बेवकूफ मुझे चारों ओर आदेश देना बंद कर दें। उसने लगभग उतनी ही तेजी से जवाब दिया। वह देख सकता था कि वह इसमें प्रवेश कर रही थी और उसने प्रत्याशा में चुपके से अपने होंठ चाट लिए। वे बेवकूफों के अलावा कुछ भी नहीं हैं जिन्हें एक उच्च पायदान पर रखा गया है, जो मरने के लायक हैं। वे बेवकूफों के अलावा कुछ भी नहीं हैं जिन्हें एक ऊंचे पायदान पर रखा गया है, जो मरने के लायक हैं। विशेष रूप से वह सम्राट लोरेट, वह एक कमबख्त स्वर है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विशेष रूप से वह सम्राट लोरेट, वह एक कमबख्त स्वर। एलिया उस तेजी से आदान प्रदान में वास्तव में भ्रमित हो गई, लेकिन एक संदेह के साथ वाक्य को समाप्त करना चुना। तब उसे एहसास हुआ कि उसने जो शब्द बोले थे वे वास्तव में थे निंदा। वह अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ जमीन पर गिर गई। तुम, आप यह कहने की हिम्मत करते हैं कि मेरे शाही पिता सम्राट लोरेट एक कमबख्त स्वर हैं? डेविस ने अपने चेहरे पर अविश्वास लिखे हुए पूछा। एलिया ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से हिलते हुए कोई शब्द नहीं निकला। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, इससे पहले कि उसने आखिरकार अपने दांतों को किरकिरा किया। नहीं, लेकिन महाराज, आपने ही मुझे अपनी कही बात दोहराने के लिए कहा था। उसके होश उसके पास वापस आ गए और उसे याद आया कि राजकुमार वह था जिसने उसे यह कहने के लिए मजबूर किया था। इसलिए गलत महसूस करते हुए उसने अवचेतन रूप से जवाब दिया। मैंने कभी ऐसा कब कहा? इसे देखो। उसने अपनी तरफ से एक क्रिस्टल निकाला। है ना? एक इमेजरी क्रिस्टल। एलिया ने तुरंत क्रिस्टल को पहचान लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे पहले देखा था। डेविस ने क्रिस्टल में अपनी ऊर्जा इंजेक्ट की और क्रिस्टल ने तब पतली हवा में चमकती कई छवियों को पेश किया। यह एक वीडियो की तरह चल रहा था। डेविस और एलिया को खेलते हुए देखा जा सकता था और ऑडियो भी सुना जा सकता था। जब डेविस ने कहा था, ठीक है, चलो खेल बंद करते हैं, तो उसे भी वही वाक्य कहते हुए देखा जा सकता था। उसके बाद यह सिर्फ उसका लगातार बोलना था। क्रिस्टल डेविस के पीछे था, इसलिए केवल उसकी पीठ और उसके सामने देखा जा सकता था। लेकिन नहीं, कोई रास्ता नहीं। एलिया ने अपना सिर हिलाया और अविश्वास में रोया। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह खेल के दौरान बीच में ही बेहोश हो गई थी। यह, मुझे तुरंत अपने इंपीरियल पिता को इसकी सूचना देनी होगी। डेविस अध्ययन से बाहर निकलने के लिए टूट पड़ा। नहीं, प्रिंस डेविस, कृपया मत करो, कृपया इस नीच नौकर को माफ कर दें। एलिया जोर से रोई। वह जानती थी कि अगर इस बारे में कुछ कहा गया तो वह अपनी जान गंवा देगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं किसी भी सजा को स्वीकार करूंगा। कृपया इस नीच को दंडित करें।
उसने अपने होंठ काट लिए और अब अपने भाग्य के बारे में निश्चित नहीं था। वह यह भी मानती थी कि उसका जीवन दुखी होने वाला था, अब से शुरू हो रहा था। हम क्या आप मेरी बातें सुनेंगे? डेविस पूछते समय हिचकिचाते हुए दिख रहा था। बेशक मेरे राजकुमार। एलिया ने जितनी तेजी से जवाब दिया उतना तेजी से अभी भी आंसू बहाए। फिर मुझे डेविस बुलाओ। डेविस ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। राजकुमार। एलिया इस बिंदु पर गूंगा हो गया क्योंकि उसने सोचा कि उसे अपने मालिक से कुछ अपमानजनक सजा मिलेगी, लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत उसने पूरी तरह से कुछ और सुना। ठीक है, मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं। डेविस बाहर निकलने की ओर चला गया। डेविस जल्दबाजी में उसने जोर से उसका नाम चिल्लाया और खाली कर दिया। लॉक। अगले ही पल वह बेहोश हो गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। डेविस ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वास्तव में उसने केवल अपने होंठ हिलाए और खेल के अंत के दौरान उसे आत्मा संचरण भेजा। तो ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी बात कर रहा था, लेकिन वह नहीं था। गरीब एलिया, जिसने पहली बार आत्मा संचरण का अनुभव किया था, दो संचार विधियों के बीच अंतर नहीं कर सका, जबकि वह खेल में इतना अवशोषित था। वास्तव में एक ठोस कदम। डेविस के चेहरे ने एक शैतान की मुस्कान को प्रकट किया। अध्याय 34 एक दिन बाहर। अगले दिन डेविस को अंततः अपने माता पिता क्लेयर और लोगान से रॉयल कैपिटल घूमने की मंजूरी मिल गई, लेकिन वे केवल एक शर्त पर सहमत हुए। यही है, उसे हर समय इंपीरियल गार्ड्स के साथ होना चाहिए, कम से कम पास में। उनकी नौकरानी भी उनके साथ थी। रेनार्ड नोलन और दो शाही गार्ड जो तीसरे चरण में थे, उन्हें सौंपा गया था। दो अन्य गार्ड मूल रूप से बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन और एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन में क्रमशः आयरन स्टेज और रिवॉल्विंग कोर स्टेज में थे। केवल रेनार्ड नोलन पीक लेवल आयरन स्टेज, लो लेवल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज और मिड लेवल नवजात आत्मा चरण में थे। आयरन स्टेज बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन में तीसरा स्टेज है, जबकि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन सिस्टम में चौथा स्टेज है। डेविस शाही राजधानी के चारों ओर घूमने का मौका पाने के लिए उत्साहित हो गया। वह एक बच्चे की तरह महसूस कर रहा था जो एक क्षेत्र यात्रा का अनुभव करने जा रहा था। बेशक वह नहीं जानता था कि वह भावना क्या थी, क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन में पहली बार अनुभव नहीं हुआ था। डेविस, एलिया और रॉयल गार्ड्स रॉयल कैसल से बाहर निकले थे। वह अभी भी शाही पोशाक पहने हुए था, जबकि एलिया अपनी शाही नौकरानी की पोशाक में थी और शाही गार्ड चमकदार लाल कवच पहने हुए थे। वे एक गाड़ी के अंदर गए जिसमें रॉयल्टी शब्द की बू आ रही थी। इसके पूरे शरीर पर शाही नीले पैटर्न वाला प्रतीक चिन्ह था, जो दर्शाता है कि यह इंपीरियल लोरेट परिवार से था। बैठने के बाद गाड़ी ने उड़ान भरी। फिर बिना किसी आश्चर्य के वे सभी चुप थे। डेविस को लगा कि उसे कुछ कहना है, क्योंकि उसे लगा कि माहौल काफी सख्त था। मैंने इसके लिए इतने लंबे समय तक इंतजार किया है, रेनार्ड। हाँ महाराज। मैंने सुना है कि आपकी महारानी को इंपीरियल कैसल में पूरे साल कैद किया गया था। यह बहुत दुखद था, डेविस ने दुखी होकर जवाब दिया और अचानक उसे याद आया। ओह हाँ, मुझे उस जगह से बचाने के लिए मुझे कभी धन्यवाद नहीं देना पड़ा। धन्यवाद मिस्टर रेनार्ड। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है महाराज। आखिरकार यह मेरा कर्तव्य था। रेनार्ड ने अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ जवाब दिया। अरे, इतना कठोर मत बनो। मैं भी दोस्त बनाना चाहता हूँ। डेविस थोड़ा मुस्कुराया। दोस्तों? लेकिन मेरी स्थिति बिल्कुल नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मैं दोस्त बनाना चाहता हूं, तो मैं दोस्त बनाना चाहता हूं। क्या आपको इसके बारे में कुछ कहना है? डेविस ने एक बच्चे के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करते हुए एक चकाचौंध शूट की। एलिया और अन्य लोग आपस में जुड़े हुए थे। एलिया समझ नहीं पा रही थी कि इस राजकुमार के दिमाग में क्या चल रहा है। वह उसकी कल्पना से काफी अलग था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महाराज, आप ऐसे नहीं हो सकते। क्राउन प्रिंस के रूप में आपका पद और रुतबा है। कृपया इसे हमारे लिए मुश्किल न बनाएं। रेनार्ड धीरे से मुस्कुराया। यदि यह शब्द निकलता है कि उसने क्राउन प्रिंस के साथ दोस्ती की, तो उसे राजकुमार की दयालुता का लाभ उठाने का संदेह होगा। उनके लिए यह फंसाए जाने से अलग नहीं था। ठीक है, डेविस ने तब महसूस किया कि उसकी दयालुता कभी-कभी दूसरों के लिए घातक भी हो सकती है। चूंकि दूसरे पक्ष में साहस की कमी थी, इसलिए उन्होंने अब परवाह नहीं की और गाड़ी के बाहर देखा। दृश्य सुंदर थे, जिसमें कई अलग-अलग शैलियों में बड़ी इमारतें बनाई गई थीं। एक तरफ वह एक पुराने जापानी शैली के निवास को देख सकता था और दूसरी तरफ वह एक पुरानी चीनी शैली की जागीर देख सकता था। यह देखकर डेविस हैरान रह गए। यह क्या है? इमारतें इतनी सारी संस्कृतियों का मिश्रण क्यों है? संस्कृतियां? आह, क्या राजकुमार का मतलब इमारत की वास्तुकला से है? प्राचीन युग से कई प्रकार के आर्किटेक्चर उपलब्ध हैं। यह नए युग का युग है, इसलिए हम अब संस्कृतियों के बीच अंतर नहीं करते हैं। हम उन्हें सिर्फ एक प्रकार की वास्तुकला के रूप में लेते हैं। रेनार्ड नोलन ने समझाया। नए युग का युग? मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ऐसा लगता है कि प्राचीन युग में पृथ्वी से कई लोग इस दुनिया का दौरा करते थे। ऐसा लगता है कि मैं केवल एक ही नहीं हूं। डेविस ने झूठ बोला। किंवदंती यह थी कि स्काई वर्ल्ड सम्राट ने प्राचीन युग के अंत को लाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यह अफवाह थी कि वह महान महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति था। वह ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों को एक नई भाषा प्रदान करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करने में कामयाब रहे। ऐसा कहा जाता है कि लोगों और जादुई जानवरों ने एक दूसरे के साथ बेहतर संवाद किया और एक नए युग के युग का निर्माण किया, लेकिन कोई भी इसकी प्रामाणिकता नहीं जानता है। ओह, अब मुझे पता है कि इसे स्काई वर्ल्ड लैंग्वेज या द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जा रहा है, एलिया ने जवाब में टिप्पणी की, लेकिन जल्दी से अपने हाथों को उसके मुंह पर रख दिया, यह महसूस करते हुए कि उसने जगह से बाहर कर दिया था। लेकिन उसके विचारों के विपरीत कोई भी उसे धमकाने या नीचे रखने के लिए नहीं आया। डेविस खिड़की की ओर देखता रहा। वह लोगों को आते जाते देख सकता था, कभी-कभी विस्मय से गाड़ी को घूर रहा था। वह राजधानी शहर के रक्षकों को हर सड़क पर देख सकता था और वह देख सकता था कि वे कम से कम शरीर की खेती प्रणालियां सार सभा प्रणाली में दूसरे चरण में थे। तो उन सभी को मेरे द्वारा आदेश दिया जा सकता है। डेविस ने अतियथार्थवाद की भावना महसूस की। पूरे दिन शाही महल में बंद रहने के कारण हर कोई उसकी बात सुनता था, लेकिन उन्होंने उसकी सभी मांगों को नहीं माना क्योंकि उस पर कई प्रतिबंध थे। मुख्य रूप से यह था कि उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि वह एक अर्थ में राजकुमार थे। लेकिन अब यह मामला नहीं था।
वह उन्हें मरने के लिए कह सकता है और वे मर जाएंगे। यदि नहीं तो अवसरवादी अन्य उन्हें मरने के लिए मजबूर करेंगे। गाड़ी जैसे ही वहां से गुजर रही थी, उसने एक इमारत देखी जो 4 मंजिला ऊंची थी। इमारत के सामने एक बड़ा बैनर जैसा बोर्ड था जो कॉल्डन एम्पोरियम प्रदर्शित करता था। गाड़ी बंद करो, डेविस अचानक बोला। यह क्या है महाराज? रेनार्ड ने संदिग्ध दृष्टि से पूछा। मैं उस एम्पोरियम का दौरा करना चाहता हूँ, यहाँ पहरा देना चाहता हूँ। डेविस ने अपनी उंगली से इशारा किया। जैसा कि आप आदेश देते हैं महाराज। यदि कोई आपात स्थिति है तो तुरंत मुझसे संपर्क करें। रेनार्ड नोलन ने उसे एक क्रिस्टल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं समझता हूँ। डेविस ने क्रिस्टल लिया और इसे अपनी स्थानिक अंगूठी में रखा। कल उन्हें अपने पिता से अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक पृथ्वी ग्रेड स्थानिक अंगूठी मिली। कहने की जरूरत नहीं है, वह इसका उपयोग वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कर सकता है जब तक कि इसमें कोई जीवन न हो। वह इससे उगने से पहले कुछ समय के लिए इसके साथ खेला था। उस समय एलिया उसे अजीब तरह से देख रही थी, सोच रही थी कि वह क्या कर रहा था, लेकिन उसने इसका बुरा नहीं माना और अपने दिल की सामग्री के साथ खेला। आखिरकार यह एक लानत स्थानिक अंगूठी थी जो वस्तुओं को स्टोर कर सकती थी। डेविस और एलिया गाड़ी से बाहर निकल गए। वे चले और कॉल्डन एम्पोरियम के सामने पहुंचे, जबकि शाही गार्ड अपनी पीठ सीधी करके गाड़ी के पास खड़े थे और उनके तेज भाले आसमान की ओर इशारा करते थे। एक व्यक्ति तुरंत कॉल्डन एम्पोरियम से जल्दबाजी में पहुंचा। वह धनी कपड़े पहने हुए थे, उनके शरीर को रत्नों जैसे सभी प्रकार के गहनों से सजाया गया था। उसके छोटे हरे बाल थे। वह थोड़ा मोटा दिखाई दिया और घसीटे हुए कदमों से भागा। यह आपको लेने के लिए देर से पहुंचने के लिए मुझे क्षमा करें महाराज। यह ठीक है और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं पहले से इस जगह का दौरा करने जा रहा था। N.OVELB.IN। डेविस को आश्चर्य नहीं हुआ कि यह व्यक्ति अपनी उपस्थिति जानता था, क्योंकि कॉल्डन परिवार 2 जीवित नोबल परिवार में से एक था और यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से कॉल्डन परिवार से कोई था। मैं आपकी समझ के लिए महामहिम को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम जॉर्ज कॉल्डन है और मैं वर्तमान में इस एम्पोरियम का प्रबंधक हूँ। चलो अंदर चलते हैं क्या हम महाराज? डेविस एक छोटा बच्चा होने के बावजूद प्रबंधक ने पर्याप्त सम्मान नहीं देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी डेविस के अलावा कोई और नहीं था, क्योंकि अभी तक दूसरा राजकुमार पैदा नहीं हुआ था। वास्तव में इस मामले ने इंपीरियल कोर्ट में लोगन के लिए सिरदर्द पेश किया, क्योंकि वे कभी कभी सम्राट को कड़ी मेहनत करने की सलाह देते थे, लेकिन उन्होंने उसे किसी अन्य महिला को के रूप में लेने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि लोगन ने पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति से एक उदाहरण बना लिया था जिसने उसे स्थापित करने की कोशिश की थी। डेविस ने प्रबंधक के बयान पर अपना सिर हिलाया, शांत और शांत लग रहा था। इसके बाद उन्होंने कॉल्डन एम्पोरियम के अंदर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वह चलता था, वह अपने संबंधित स्टॉलों में बोर्ड के साथ बहुत सारे विक्रेताओं को देख सकता था और कुछ के पास एक वैध और शानदार दुकान भी थी जो रंगीन दिखती थी। तो यह जगह वास्तव में किस लिए है? डेविस ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी जिज्ञासा के साथ पूछा। महाराज, यह जगह हमारे कॉल्डन परिवार का एम्पोरियम है। हम यहाँ विभिन्न प्रकार के खजाने बेचते हैं और यह एक बाजार के रूप में भी कार्य करता है। बहुत सारे आवारा और व्यापारी भी यहाँ अपनी दुकानें स्थापित करने के लिए आते हैं, क्योंकि हम उनके माल के लिए उच्च सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ओह, आपका मतलब है कि मैं यहाँ एक दुकान भी स्थापित कर सकता हूँ? ओह, महामहिम निश्चित रूप से मजाक कर सकते हैं। नहीं, मैं गंभीर हूँ। डेविस ने अपनी भौहें उठा लीं। जॉर्ज कॉल्डन केवल एक पल के लिए हिचकिचाए। यह महामहिम एक दुकान भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेगा, जिससे हमारे लिए कम आय होगी। हाँ हाँ, डेविस थोड़ा हंसा। तुम सीधे हो। मुझे यह पसंद है। मुझे राहत मिली है। जॉर्ज कॉल्डन वापस मुस्कुराया। उसके होंठ थोड़े चिकना थे, शायद जादुई जानवर का मांस खाने से। चलते समय उन्होंने कुछ मिनट तक बातचीत की। जैसे ही वे कॉल्डन पिल स्टोर के पास से गुजरे, डेविस रुक गया और इसे देखा। वह गोलियों के बारे में उत्सुक था। ओह, यह हमारा पिल स्टोर है, हम वहाँ प्रसिद्ध गुणवत्ता की विभिन्न गोलियां बेचते हैं, जॉर्ज कॉल्डन ने एक आकस्मिक नजर के साथ संक्षेप में समझाया। वह सामान पर एक नजर डालते हुए इधर उधर देखते हुए जल्दी से दुकान में चला गया। एक युवती आगे आई और शालीनता से उनका अभिवादन किया। जल्दी करो, युवा राजकुमार यहाँ है। युवा मालकिन को युवा राजकुमार का अभिवादन करने के लिए यहाँ लाओ। जॉर्ज ने जल्दबाजी में उसे एक सोल ट्रांसमिशन भेजा। क्या युवा महिला पूरी तरह से भौचक्की रह गई, क्योंकि उसने छोटे लड़के पर एक नजर डाली थी। फिर उसने जल्दी से प्रबंधक की ओर सिर हिलाया और देरी करने की हिम्मत न करते हुए अंदर लौट आई। अध्याय 35। मिस मंगेतर। युवती शानदार कॉल्डन पिल स्टोर की एक स्टाफ सदस्य थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया, साधारण स्थिति वाले अन्य लोगों को नीचे देखा। हालांकि उसने साम्राज्य के राजकुमार या प्रबंधक के चारों ओर अपना वजन खींचने की हिम्मत नहीं की। दोनों ऐसे लोग थे जिन्हें वह अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। वह जल्दी से दौड़ी और एक दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। युवा मालकिन, युवा क्राउन प्रिंस यहाँ है, प्रबंधक ने आपको बधाई देने के लिए बुलाया है। वह उत्सुकता से चिल्लाई। एक पल की चुप्पी के बाद एक स्पष्ट लेकिन भोली आवाज सुनी जा सकती थी। अब तुम जा सकते हो। हमारी युवा मालकिन एक पल में तैयार हो जाएगी। हाँ, युवा महिला जल्दी से चली गई, यह सोचकर कि उसने अपना काम रिले कर लिया है और अपना काम पूरा कर लिया है। अभी वह इंतजार करने के बजाय युवा राजकुमार को देखने में अधिक रुचि रखती थी। उस कमरे के अंदर, मिस, युवा राजकुमार यहाँ है, ऐसा लगता है। नौकरानी की पोशाक पहने एक युवा महिला ने दोहराया। यह स्पष्ट रूप से समझाया गया कि उसने इस तथाकथित युवा मालकिन के तहत सेवा की। राजकुमार, क्या वह केवल 8 साल का नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा है, मैसी? लगभग 18 साल की एक और युवा महिला ने आश्चर्यचकित स्वर के साथ सवाल किया। वह 160 सेंटीमीटर लंबा दिखाई दिया। उसकी आंखें तेज और काले रंग की तरह धुंधली थीं। उसकी नाक छोटी लग रही थी, उसके होंठ मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसके हरे भरे बाल उसकी कमर तक पहुंच गए थे, जबकि उसके बगल के बाल उसके सिर के पीछे एक जुड़े में बंधे हुए थे। उसकी जुड़वां चोटियां भरपूर मात्रा में थीं, जबकि उसके नितंब धुंधले थे। उसने अपने किनारों पर लाल धारियों के साथ एक काले च्योंगसम पहना था और इससे वह पूरी तरह से अपनी उम्र के लिए काफी परिपक्व लग रही थी, क्योंकि उसके स्तन लगभग सूजन थे। शायद युवा राजकुमार अब अपनी मंगेतर एहे से मिलने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मैसी ने हंसते हुए मजाक किया।
हाँ हाँ, वह केवल 8 साल का है, निश्चित रूप से वह मेरे लिए यहाँ नहीं है। युवती ने मजाकिया लहजे में कहा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, भले ही वह मेरे लिए यहाँ था, मुझे केवल उसकी होने के लिए नामित किया गया है। हम सभी जानते हैं कि मेरा भाग्य बंद हो गया है। शायद मिस को इस जगह से भाग जाना चाहिए और कहीं और जाना चाहिए। मैसी अपनी मालकिन की दुर्दशा को समझती थी, इसलिए वह उसका समर्थन किए बिना नहीं रह सकती थी। कहा जाओ मैसी, अगर मैं बच गया तो मैं गॉर्डन परिवार का एक पापी बन जाऊंगा। चलो उसे देखने चलते हैं, लेकिन 8 साल के लड़के से बहुत उम्मीद नहीं की जाएगी, नहीं ज्यादा नुकसान होगा। युवा महिला अपनी बेयरिंग वापस पाने से पहले थोड़ी मुस्कुराई। वह खड़ी हुई और मैसी के साथ कमरे से बाहर निकल गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसे देखो राजकुमार, ये सभी हमारी शीर्ष गोलियां हैं। यह एक पीक लेवल अर्थ ग्रेड 3 रिवॉल्यूशन पिल है। यह सिल्वर स्टेज और संभावनाओं को तोड़ने में मदद करता है। जॉर्ज स्टॉक में मौजूद सभी शीर्ष स्तरीय गोलियों को समझाता रहा। डेविस नए नए ज्ञान को लेते हुए धैर्यपूर्वक उसे सुन रहा था। यह सब सीखते हुए उन्हें अचानक कीमिया में कुछ दिलचस्पी हुई। यह कितना अच्छा होगा अगर मैं इन्हें खुद से बना सकता हूं। डेविस ने आह भरी। वह अपने कीमिया प्रशिक्षण के लिए एक अच्छा शिक्षक प्राप्त करने के लिए थोड़ा दृढ़ हो गया। इस सभी युद्ध और इसके बाद के प्रभावों ने लोरेट साम्राज्य को अस्थिर कर दिया था। अफवाह वरिष्ठ की नकली उपस्थिति के बिना लोरेट साम्राज्य को एक और आपदा का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए उनके सिर पर इस स्थिति के साथ डेविस के माता पिता ने किसी भी बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया। उसकी तरफ से धुंधले कदमों की आहट सुनी जा सकती थी। उसने एक नौकरानी के साथ हॉल में एक सुंदर महिला को चलते हुए देखने के लिए अपना सिर घुमाया। जिस क्षण उसने अपनी आंखें उसकी उस लित आकृति पर रखीं, उसकी आंखें प्रशंसा में चमक उठीं। वह एक लालित्य के साथ चली जो किसी भी साधारण महिला में नहीं पाई जा सकती थी। उसकी आंखें थोड़ी आलसी लेकिन सुंदर होने के साथ साथ परिपक्व अर्थों में सेक्सी भी थीं। अगर उसके सिर पर एक बल्ब होता तो वह अब तक उज्ज्वल हो गया होता। हाँ हाँ महाराज, मैं उसका परिचय देता हूँ, वह हमारे परिवार की युवा मालकिन एवलिन गॉर्डन है। जॉर्ज गॉर्डन परिचय देते हुए हंसे। क्या सुंदर नाम है। डेविस ने उसे अपनी ओर बढ़ते हुए देखते हुए अनुपस्थित रूप से टिप्पणी की। वह उससे अपनी नजरें नहीं हटा सका क्योंकि वह वास्तव में उसके आकर्षण से मोहित हो गया था। रुको, क्या आपके परिवार की युवा मालकिन? नाम पहचानते हुए डेविस की आंखें खुली थीं। हाँ, वह तुम्हारी मंगेतर है प्रिंस डेविस। जॉर्ज गॉर्डन ने अपनी प्रतिक्रिया लेते हुए गर्व से सिर हिलाया। वह औरत मेरी मंगेतर है? डेविस ने उसे फिर से देखा और अपना संयम खो दिया। उसे अचानक लगा कि उसकी मां ने उसे इस महिला के साथ शादी के बंधन में बांधकर बहुत अच्छा काम किया है। वह पूरी तरह से उसके प्रकार का था। एवलिन आगे आई और हल्के से झुकते हुए अपना परिचय दिया। आपके लिए एक सुखद दिन महाराज। मेरा नाम एवलिन गॉर्डन है। डेविस ने निगल लिया क्योंकि उसकी आवाज भी थोड़ी सी धीमी लग रही थी जो उसकी पवित्रता को पिघलाने में सक्षम थी। बकवास। क्या वह एक सुक्कुबस है? आपके लिए भी एक सुखद दिन मिस एवलिन। डेविस ने अपना हाथ पकड़ा और उसका भी अभिवादन किया। उसने आवेगपूर्ण रूप से महसूस किया कि उसे उस पर एक अच्छी छाप छोड़नी चाहिए, उसी समय जैसा कि उसने महारानी इसाबेला के साथ महसूस किया था। जब तुलना की जाती है, हालांकि एवलिन गॉर्डन में सुंदरता के मामले में कमी थी, लेकिन उसके पास एक आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ साथ एक स्वैच्छिक शरीर भी था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं आपको देखकर खुश हूं प्रिंस डेविस। किसी भी संयोग से क्या आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए थे? एवलिन ने सीधे जांच की, जानना चाहता था कि वह यहाँ क्यों आया था। डेविस ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा। पहले इंप्रेशन के बारे में भूल जाओ। अगर वह झूठ बोलता है तो उसे फॉलोअप करने के लिए फिर से झूठ की नदी बनानी होगी। इसके अलावा वह झूठ का जीवन नहीं जीना चाहता था, खासकर भविष्य में अपनी होने वाली पत्नी के साथ। आह, सच्चाई यह है कि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ थे मिस एवलिन। यह पहला दिन है जब मैं इंपीरियल कैसल से बाहर निकला हूँ और मैं रॉयल कैरिज में घूम रहा था जब मैंने आपके कॉर्डन एम्पोरियम को देखा। मैं चीजों की जांच करना चाहता था क्योंकि मैंने कॉर्डन एम्पोरियम की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, इसलिए मैं देखने के लिए अंदर आया। मैंने ईमानदारी से मिस एवलिन को इस जगह पर देखने की उम्मीद नहीं की थी क्योंकि मैंने सोचा था कि आप कॉर्डन फैमिली हवेली में होने की संभावना होगी। यह मेरी किस्मत है कि मैं आपके खूबसूरत रूप को यहाँ देख रहा हूँ। डेविस, जो अपने बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन के कारण एक किशोर बच्चे की तरह दिखता था, ने अपनी बेरिंग को बनाए रखा और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए सच्चाई से जवाब दिया। इस पल में उसने अंदर से यह भी शाप दिया कि उसके पास बड़ा शरीर क्यों नहीं था। हालांकि उसकी तारीफ करने की कोशिश करते हुए उसका सादा दृश्य एवलिन के लिए बहुत हास्यपूर्ण था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी क्योंकि उसके दिल में एक हल्की सी दिलचस्पी उभर आई। एवलिन, इस प्रशंसा के लिए आपकी महामहिम को धन्यवाद देता है। एवलिन ने इस व्यक्ति के बारे में उत्सुक महसूस किया और अब कुछ हद तक उसके बारे में अच्छी छाप थी। अगर यह उसका भाग्य था तो वह उसके जैसे व्यक्ति की देखभाल करने के लिए दृढ़ थी। यदि नहीं तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसने पीछे हटने के बारे में सोचा। वर्तमान में डेविस इस सगाई को रद्द करने के बारे में निश्चित महसूस नहीं कर रहा था। जिस क्षण उसने उस पर अपनी आंखें डाली वह कम या ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया और उसे पूरी तरह से एहसास हुआ कि उसने उसे पसंद किया था। भले ही उसकी वर्तमान भावना प्यार नहीं हो सकती है बल्कि एक आकर्षण है, उसे उम्मीद थी कि वह उसके साथ भावनाओं को विकसित कर सकता है। वह निश्चित रूप से पहली नजर में उसे पसंद करता था, लेकिन उसे मजबूर भी नहीं करना चाहता था। मिस एवलिन, किसी भी मौके से क्या आप इस सगाई के खिलाफ हैं? यदि आप हैं तो मैं अपने शाही पिता सम्राट से सगाई रद्द करने के लिए कह सकता हूँ। इस बार यहाँ तक कि एवलिन और अन्य लोगों की आंखें खुल गईं। जब उसने पहली बार इसके बारे में सुना तो वह इस सगाई को अस्वीकार करना चाहती थी, लेकिन परिवार के एक सदस्य के रूप में उसकी शादी में उसकी बहुत कम बात थी जब तक कि उसने एक प्रतिभा नहीं दिखाई जो एक प्रतिभा होनी चाहिए। उम्र इस दुनिया में बहुत कम चिंता का विषय था। लोरेट साम्राज्य में एक 16 साल का होने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने 200 साल पुराने चरित्र से शादी की है या नहीं। डेविस सिर्फ 8 साल का था, लेकिन शादी केवल 16 साल की उम्र के बाद आयोजित की जाएगी और तब तक उसके पास निर्णय लेने और यहाँ तक कि कुछ भावनाओं का पोषण करने के लिए बहुत समय होगा। दरअसल एवलिन के पास पहले से ही विचार था कि उसका यह मंगेतर कैसा होगा जब से उसे अपनी सगाई के बारे में पता चला। अभी व्यक्तिगत रूप से उनसे सीधे मिलने के बाद वह उनके बारे में एक अच्छी छाप रखती थी।
वह अभिमानी नहीं लग रहा था, न ही उसने उसे अपने स्थान पर रखने के लिए कुछ अपमानजनक करने के लिए मजबूर किया। उसने सुना कि राजकुमार लोरेट साम्राज्य के सिंहासन की पंक्ति में एकमात्र था। इसलिए लोगों के बीच यह सामान्य ज्ञान था कि उसका अहंकार स्वर्ग तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि अफवाहें थीं कि वह केवल आसमान को देखकर लोगों के साथ बात करेंगे, उनके लिए अपनी अवमानना का निर्देशन करेंगे। अब वह देख सकती थी कि अफवाहें वास्तव में अफवाहें थीं। इसमें या कम से कम इस मामले में सच्चाई का कोई संकेत नहीं था। यद्यपि वह उसकी नजर को महसूस कर सकती थी, जो उसे ध्यान से देख रही थी, जैसे कि यह जांच कर रही थी, उसे लगा कि यह केवल निर्दोष था। एक लड़के के लिए उसे देखते ही चौंक जाना सामान्य बात थी। आखिरकार वह जानती थी कि उसके पास विशाल रैक थे, जो उसे अपनी हवेली से बाहर निकलने पर कुछ सिरदर्द देते थे। फिर भी वह अब इस बारे में थोड़ा संकोच कर रही थी कि इस सगाई को छोड़ना है या नहीं। दूसरी ओर ऐसा नहीं है कि उसके पास वैसे भी कोई विकल्प था। यह युवराज, इसे इस तरह नहीं कहना चाहिए, सगाई पहले ही हो चुकी है। डेविस ने जॉर्ज कॉल्डन को देखा और इसने उसे और अधिक बकवास कहने से रोक दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं फिर से एस्टन साम्राज्य की 36वीं राजकुमारी से सगाई कर चुका हूं। इसका मतलब यह है कि आप मुझसे शादी करने के बाद भी मेरी बनने के लिए तैयार हैं। मुझे पता है कि आप इस बारे में नाराज हैं, और कोई भी होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक विकल्प चुनें। डेविस ने अपने विचारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने मासूम और विद्वान दिखने के दौरान ऐसा किया ताकि वह 8 साल के बच्चे के लिए चरित्र से बेहद बाहर न दिखें। अध्याय 36, मेरे दोस्त बनो। डेविस देख सकता था कि उसकी मंगेतर यंग मिस्ट्रेस एवलिन कॉल्डन ने तुरंत जवाब नहीं दिया और वर्तमान में अपने फैसले पर संकोच कर रहा था। अन्यथा वह खुले तौर पर कह सकती थी कि उसे यह सगाई पसंद नहीं थी या वह स्वेच्छा से उससे शादी करेगी। ऐसा लगता है कि वह भी मजबूर है। ओह, लेकिन मैं अब इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, इसलिए यह अब भी नहीं है। डेविस ने अंदर से आह भरी। इतनी जल्दी फैसला करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस एवलिन। मैं आपकी आंखों में कुछ हिचकिचाहट देख सकता हूं, लेकिन जितनी जल्दी आप अपना निर्णय लेते हैं, उतना ही आपकी प्रतिष्ठा के लिए बेहतर होता है। डेविस ने शांति से कहा। एवलिन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या इस छोटे राजकुमार ने उसे पसंद नहीं किया और सगाई को ऐसे ही समाप्त करने का फैसला किया? या उसने उसकी भावनाओं पर विचार किया और ऐसा कहा? वह अनुमान नहीं लगा सकती थी कि यह वास्तव में कौन सा था, क्या पहला, बाद में, या पूरी तरह से किसी अन्य उद्देश्य के साथ। फिर मैं तुम्हें विदाई देता हूं, मिस एवलिन। डेविस के पास कायर की तरह इस अजीब माहौल को बनाने के बाद छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह जल्द से जल्द आगे की शर्मिंदगी से बचना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि वह फिसल जाएगा। सिर्फ इसलिए कि वह स्थानांतरित हो गया था, अचानक उसके लिए अपने शब्दों के साथ एक महिला को उठाना आसान नहीं होगा, हालांकि उसकी स्थिति होगी। बिना किसी अनुभव के एक व्यक्ति के रूप में उन्हें खुद पर कोई विश्वास नहीं था। इसलिए पहली मुलाकात के लिए उन्हें लगा कि उनके इरादों से भरे कुछ शब्द पर्याप्त थे। एलिया ने उसे करीब से देखा, जबकि उसने उसे प्रशंसा के साथ देखा। वह कल उसके साथ हुए अनुभव को नहीं भूली। इसने दुनिया के बारे में उसके दृष्टिकोण को उलट दिया। वह उसके साथ एक साधारण खेल खेलकर गंभीर परेशानी में भी पड़ सकती है। राजकुमार के पास मेरे लिए और क्या है? वह इसके लिए बहुत उत्सुक थी और एक उत्सुक बिल्ली की तरह उसका पीछा किया। एलिया स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वह आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, लेकिन अगर यह उसकी किस्मत थी, तो वह मरने तक एक नौकरानी के रूप में रहने के लिए, तो वह इससे मुक्त होने की कोशिश करने के बजाय एक नौकरानी के रूप में अपना जीवन पूरी तरह से बिताएगी। खैर, कम से कम उसे लगा कि इंपीरियल परिवार को धोखा देकर जल्दी मरने से बेहतर था। राजकुमार के जाने के बाद एवलिन के दिल में एक जटिल भावना उभर आई थी। दिलचस्प। वह अपने चेहरे पर एक विस्तृत मुस्कान के साथ बुदबुदाया, उसके होंठ एक कामुक वक्र में बदल गए। अगर डेविस ने यह देखा होता, तो एक मौका था कि वह शायद उसे अपनी पहली पत्नी बनाने के लिए उसका अपहरण कर लेता। लेकिन निश्चित रूप से उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन यह उसका प्राकृतिक स्वभाव था। युवा मालकिन, राजकुमार अभी के लिए सिर्फ एक छोटा बच्चा है। इसलिए महामहिम जो कहते हैं, वह भविष्य में विवाह को प्रभावित नहीं करेगा। कृपया पीछे हटने का कोई भी विचार छोड़ दें। जॉर्ज कॉल्डन ने धीरे से कहा और चले गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें जल्द से जल्द कॉल्डन फैमिली हेड को इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इस तरह के मामले को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है। मिस, क्या यह आपका मौका नहीं था? मैसी ने एवलिन के कानों पर बुदबुदाया। एवलिन चुप रहा। वह हल्के से भ्रमित महसूस कर रही थी और महसूस कर रही थी कि वह अब कोई निर्णय नहीं ले सकती। उसके जीवन में कोई प्रेमी या ऐसे लोग नहीं थे। चूंकि वह 10 साल की उम्र में राजकुमार से सगाई कर चुकी थी, इसलिए किसी ने भी उसे खुले तौर पर लुभाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसे अपने रिश्तेदारों के अलावा विपरीत लिंग के साथ बातचीत करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। गाड़ी में बैठने के बाद डेविस सोच में गहरा था। फिर भी यह भावना क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे माफी दे दी, उसे अपने एक वाक्य के साथ उसके भाग्य से माफ कर दिया। क्या सत्ता पदानुक्रम के शीर्ष पर बैठे लोग ऐसा महसूस करते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि वे अधिक शक्ति और अधिकार के लिए इतने भूखे हैं। यहां तक कि मुझे लगता है कि मैं इसके नशे में हो सकता हूं। उसने सिर हिलाया, आह भरी। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास इंपीरियल कैपिटल में अपना पहला दिन पर्याप्त था। जिस क्षण वह एवलिन से मिला, वह दिन के लिए संतुष्ट हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। या क्या मैंने अवचेतन रूप से कॉल्डन एम्पोरियम में प्रवेश किया, यह महसूस करते हुए कि मैं अपनी मंगेतर से मिलूंगा? डेविस को इस विचार पर हंसी आई। एक पल में उसने गाड़ी चालक को इंपीरियल कैसल में लौटने का आदेश दिया। उन्होंने इंपीरियल कैसल में पहुंचने तक इंपीरियल कैपिटल की विशेषताओं और दृश्यों के बारे में कुछ समय के लिए रेनार्ड नोलन के साथ बात की। उसके बाद वह सीधे अध्ययन में चला गया। बिस्तर पर खुद को सहज बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने खाली समय में आगे क्या करना चाहिए और एलिया के व्यक्तित्व को विकसित करने का फैसला किया। कल के बाद वह उसके प्रति थोड़ी संवेदनशील थी और थोड़ा खुल गई। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब उसके दास्तां के खोल को तोड़ने के लिए एक आदर्श क्षण है, क्योंकि कल के प्रभाव अभी भी मौजूद थे। तो एलिया, आप मिस एवलिन के बारे में क्या सोचते हैं? डेविस ने एक आकस्मिक स्वर में पूछा। मैं एलिया ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं और एक सेकंड के लिए सोचा, मुझे लगता है कि वह बहुत सुंदर है और आपकी महामहिमता के साथ एक आदर्श मैच है। एलिया ने अपना सिर हिलाया और आधी अधूरी प्रशंसा में कहा, वास्तव में स्वर्ग में बनाया गया एक मैच।
डेविस ने उसे घूरकर कहा, अपने वास्तविक विचारों को बोलो। एलिया की अभिव्यक्ति जम गई। ऐसा लगता है कि मुझे पता चल गया था। अरे, वह अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद एक स्वतंत्र और गर्वित महिला की तरह दिखती है और मुझे नहीं लगता कि वह आपकी बनने के लिए सहमत होगी। एलिया ने चिल्लाकर जवाब दिया। मैंने भी यही सोचा था। डेविस ने जवाब दिया क्योंकि उन्होंने एलिया का आकलन किया था। यह उसके लिए एक मामूली झटका था कि वह उसके इस मंगेतर के बारे में भी जानती थी या उसने उन दोनों को देखकर इतना हासिल किया। वह था नहीं पा रहा था। शायद न केवल वह खेती में प्रतिभाशाली थी जैसा कि उसने सुना था, बल्कि वह अवलोकन जैसे विभिन्न विभागों में भी कुशल थी। अचानक डेविस खड़ा था, उसका चेहरा उसके ठीक सामने था। एलिया जम गई, यह महसूस करते हुए कि उनके सिर बहुत करीब थे। डेविस ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। क्या? यह क्या है? क्या महामहिम अब ऐसा करने जा रहे हैं? बाडम बाडम। एलिया के दिल की धड़कन एक युवा लड़की की तरह बढ़ गई। वह उसकी गहरी नजर को महसूस कर सकती थी और ऐसा लग रहा था कि उसका दिल फटने वाला था। वह उसकी नजर को सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और इसके खत्म होने का इंतजार करने लगी। एक नौकरानी और आधा गुलाम के रूप में वह जानती थी कि वह किसकी महिला बनने जा रही है। इसलिए वह कमोबेश जानती थी कि उसका भविष्य कैसा होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। उसने इंतजार किया और लंबे समय तक इंतजार किया कि यह कैसा महसूस हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और डेविस को अपने बिस्तर पर बैठा देखा। थोड़ा निराश लग रहा था। राजकुमार निराश क्यों है? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने नहीं किया? उसे चूमो। एलिया को लगा कि उसने कुछ गलत किया है। एलिया। डेविस की आवाज शांत हो गई। हाँ। हाँ, एलिया सच में घबरा गई थी। तुमने मुझे दूर क्यों नहीं धकेला? डेविस ने एक सवाल पूछा, लेकिन यह उसके लिए बेहद बेवकूफ लग रहा था। धक्का दिया? एलिया की काली पुतलियों ने हिलाया। मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, तुम्हारा मालिक नहीं। दूसरे शब्दों में, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। उसकी बदमाशी से परेशान महसूस करते हुए एलिया ने अपनी क्रोधित भावनाओं को बाहर निकाला, यह सोचकर कि उसने अपनी निजी नौकरानी, दूसरे शब्दों में अपने अनौपचारिक दास से भी क्या उम्मीद की थी। डेविस अंदर से मुस्कुराया। सौभाग्य से यह वैसा ही था जैसा कि उसने उम्मीद की थी। एलिया पूरी तरह से गुलाम नहीं लग रही थी और उसके अंदर डर उकेरा गया था। तथ्य यह है कि वह गुस्सा हो सकती है और उसका खंडन कर सकती है। एक साम्राज्य के एकमात्र राजकुमार ने उसे कई चीजें बताई, जैसे कि वह अभी भी एक बच्चा है, एक बच्चा जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता है, और मुख्य रूप से वह अभी भी कैसे छुटकारा पाने योग्य है। यहाँ तक कि अगर वह गलत मान्यताओं से उत्प्रोत थी, तो उसे लगा कि वह अभी भी इसे तोड़ सकता है। डेविस के इसे तोड़ने से पहले एक पल की चुप्पी थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपना मुंह खोला और शांति से पूछा, क्या मैंने तुम्हें खरीदा है? नहीं, एलिया ने सोचा और जवाब दिया, अभी भी गुस्सा महसूस कर रहा है। क्या मैंने कभी कहा कि तुम मेरे गुलाम थे? डेविस फिर से खड़ा हो गया। एलिया को एहसास हुआ कि राजकुमार ने उसे कभी नहीं बुलाया। वह थोड़ी उलझन में पड़ गई और अपने छोटे होठों को हिलाने लगी। नहीं। क्या मैंने कभी कहा कि तुम मेरी नौकरानी हो? डेविस उसकी ओर बढ़ा। नहीं, इसके बारे में सोचकर उसे एहसास हुआ कि उसने कभी भी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। तो फिर आप खुद को अपमानित क्यों कर रहे हैं? वह फिर से उसकी ओर आमने सामने खड़ा हो गया। मैं। वह अब सुसंगत रूप से नहीं सोच सकती थी क्योंकि उसके विचार अव्यवस्था में चले गए थे। अचानक उसने महसूस किया कि छोटी बाहों ने उसके शरीर को गले लगा लिया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन वह उस आलिंगन में गर्म और सुरक्षित महसूस कर रही थी। मेरे दोस्त बनो, डेविस ने अचानक मांग की। एलिया कांप उठी, अपने दिल को कुछ घिरा हुआ महसूस कर रही थी। मैं नहीं कर सकता। वह बुदबुदाया क्योंकि उसकी आंखें नम हो गई थीं। आप मुझे डेविस कह सकते हैं। नहीं। एलिया को लगा जैसे उसके गले में कुछ फंस गया है। उसने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। वह कह नहीं सकती थी, लेकिन उसके सिर में कुछ टूटने जैसा महसूस हुआ। मुझे डेविस बुलाओ। डेविस ने दोहराया कि वह यहां तक पहुंचने के बाद हार नहीं मान रहे हैं। एक बच्चा उसके सामने था, गर्मी की तलाश कर रहा था। उसके पास उसे अपने गुलाम के रूप में व्यवहार करने का दिल नहीं था। एलिया ने जटिल भावनाओं की भीड़ महसूस की क्योंकि वह चिल्लाई, डेविस। ऐसा लग रहा था जैसे आखिरकार उसे हीन भावना से ब्रेक मिल गया हो। डेविस मुस्कुराया क्योंकि वह जानता था कि उसकी योजना काम कर रही है। उन्हें पहले इसका एहसास नहीं था, लेकिन बाहर जाकर बाहर के लोगों के साथ बातचीत करना और उन्हें इस बात से अवगत कराया कि लोरेट साम्राज्य में उनकी स्थिति और नाम कितना ऊंचा है। सिर्फ उसका नाम पुकारना निचले दर्जे के लोगों के लिए इश्निंदा है, और अगर एलिया, उसकी निजी नौकरानी, उसे ऐसा कहती है तो उसे लगेगा कि वह एक उदात्त व्यक्ति भी है, कम से कम सिद्धांत रूप में उसके आत्मसम्मान को बढ़ा रही है। वह खुशी से गूंज उठा, उसके दिल में उस भावना को गायब नहीं होने दिया। फिर से डेविस। फिर से डेविस। 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 एलिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान भी थी। हाँ, मैं खुद को नीचा क्यों दिखा रहा हूँ जब मैं जिस व्यक्ति की सेवा करता हूँ वह मुझे नौकर की तरह भी नहीं देखता है? क्या मैं खुद को नीचा देख रहा हूँ? क्या मैंने सचमुच हार मान ली है? क्या मैंने कुछ खो दिया है? नहीं। मेरे पास एक दोस्त है। आप, एलिया, अनौपचारिक रूप से मेरे दोस्त बन गए हैं। डेविस ने उसे छोड़ दिया और खुशी से उसके कंधों को पकड़ते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी उसकी मानसिकता को बदल पाएगा, इसलिए यह उसके लिए एक सुखद आश्चर्य बन गया। वह एक बहुत मजबूत दिमाग वाली लड़की होनी चाहिए, उसने सोचा। इसके अलावा वह जानते थे कि किसी व्यक्ति की मानसिकता और व्यक्तित्व उस तरह के अनुभवों के आधार पर बेहद बदल जाएगा, खासकर उनके बचपन और किशोरावस्था में। इसलिए अगर उसे उसके व्यक्तित्व और स्वभाव को बदलने का मौका मिला तो उसे लगा कि वह जितना जल्दी करे उतना बेहतर है। एम। एलिया ने अपने होठों को काटा और अपना सिर हिलाया। उसी क्षण उसके सिर में एक विचार उभरा जिसने उसके दिल को हिला दिया। इस बिंदु पर डेविस को गहराई से एहसास नहीं हुआ कि 1 इंच देने से लोगों को यार्ड लेने के लिए लुभाया जा सकता है। अध्याय 37 जागृति। अध्याय 37 जागृति। एलिया। डेविस की आवाज ने उसे अपने विचारों से पीछे खींच लिया, जिससे वह थोड़ा शर्मा गई। ओह।
अब जब हम दोस्त बन गए हैं तो अब से जब भी हम अकेले हों मुझे डेविस कहना ठीक है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए मुझे दूसरों के सामने मेरे नाम से न बुलाएं। अगर आप किसी और के सामने मेरा नाम लेंगे तो चीजें आपके लिए बदतर हो जाएंगी, लेकिन अगर यह उस पर भी आ जाता है तो मैं इसका ख्याल रखूंगा। इसलिए आपको इसके बारे में बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में आया, डी डेविस। उसकी नजर से बचते हुए एलिया ने शर्माते हुए अपना सिर हिलाया क्योंकि उसके हरे भरे काले बाल बगल में गिर गए थे। तो एलिया, तुमने मुझे पीछे क्यों नहीं धकेला? मुझे लगता है कि अब आप मुझे जवाब दे सकते हैं। डेविस सार्थक रूप से मुस्कुराया। एलिया का चेहरा खाली हो गया क्योंकि उसने अपने हाथों को अपनी उभरती हुई छाती के सामने रखा और बुदबुदाया। हाँ, यह है। प्रशिक्षण में एक नौकरानी के रूप में हमें रात की सेवाओं के बारे में जानने के लिए बनाया जाता है, इसलिए मैं काफी इसके लिए तैयार है। जब तक वह समाप्त हुई उसका चेहरा इतना फूला हुआ था कि यह एक लाल सेब की तरह लग रहा था। यह सुनकर डेविस हक्का बक्का रह गया। क्या क्या उनने तुम्हारे साथ कुछ किया? मैं निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बदला लूंगा। डेविस गुस्से से भर गया। वे छोटी लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं? यह निर्विवाद रूप से उनकी नैतिक नोटबुक में एक अपराध है। नहीं नहीं, हमें केवल किताबों से सीखने के लिए बनाया जाता है। और उसने जल्दी से कहा, डर था कि वह गलत समझ सकता है, लेकिन फिर से चुप हो गया। और क्या डेविस के चेहरे पर एक खाली भाव था? और हमें उस क्रिस्टल से सीखने के लिए बनाया गया है जो आपने कल लिया था। और क्या नरक है? पोर्नोग्राफी यहां भी मौजूद है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहचान लिया कि यह किस प्रकार का क्रिस्टल है। डेविस फिर से हक्का बक्का रह गया और वह चिल्लाया, फिर हमें सब्जियों के साथ अभ्यास करने के लिए बनाया जाता है। वह चिल्लाई और झुक गई। अपने पैरों को पकड़ते हुए उसने अपना चेहरा छिपा लिया जबकि वह शर्म से चुप हो गई। हाँ, डेविस हंसे, सचमुच फर्श पर लुढ़क गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इस तरह की हंसी नहीं देखी थी। वह इतनी जोर से हंसे कि उनकी आंखों से आंसू की एक छोटी सी बूंद निकल गई। उस हंसी को सुनकर एलिया को ऐसा लगा कि वो सिर्फ शर्म से मर सकती है। अपनी हंसी को रोकते हुए डेविस चुप हो गया और महसूस किया कि वह अपने नए दोस्त को धमकाने के सुख के लिए जाग गया था। यह बहुत मजेदार होने जा रहा है। ठीक है, उसने उसके कंधों को उठाया और उसे खड़ा कर दिया। एलिया, अगर आप इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको ताकत की जरूरत है। ताकत शक्ति का मूल रूप है और यदि आपके पास यह है तो कोई भी आपकी स्थिति या आपके कार्यों की परवाह किए बिना आपको नीचा देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने गंभीरता से कहा। एलिया ने अपना संयम वापस पा लिया और अपना सिर हिलाया। अंदर से वह उसकी उम्मीदों को पूरा करना चाहती थी। डेविस ने एक विश्वसनीय स्वर में कहा, मैं तुम्हें साधना सिखाऊंगा, इसलिए चिंता न करें। यह कहा गया था कि शिक्षण का समझ पर प्रभाव पड़ता है, जहां एक शिक्षक अपनी समझ में अपनी विसंगतियों का एहसास करने में सक्षम होगा, और यही कारण है कि अधिकांश पुरुष प्रतिभाएं शिष्यों को जल्द ही प्राप्त करेंगी अपनी समझ को सत्यापित करने और बढ़ने के लिए। हालांकि डेविस के पास ऐसा रवैया नहीं था जब उसने एलिया को ऐसा कहा था। चाहे यह भाग्य या दुर्भाग्य था, एलिया उसकी व्यक्तिगत नौकरानी बन गई और वह यह देखना चाहता था कि वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसे वह भविष्य में पीछे नहीं छोड़ेगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह जो कर रहा है उस पर आत्म जागरूकता के साथ एक राजकुमार के रूप में वह आसानी से लोरेट साम्राज्य के इस तथाकथित रिवाज को अस्वीकार कर सकता था यदि वह इसके बारे में अड़िग रहता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? शायद उन्हें लगा कि उनकी मुलाकात भाग्य या संयोग थी या शाही जीवन जीने जैसा महसूस हुआ। उसे पता नहीं था। शायद मैं अपनी वर्तमान जीवन शैली से बहुत ऊब गया था और इसे दिलचस्प बनाने के लिए कुछ चाहिए था। डेविस अंदर से हंसे क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों को समझने की कोशिश की। धन्यवाद डेविस, इसे बंद करो और दोस्तों के बीच धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। डेविस ने हल्के से अपना सिर हिलाया। इसे देखो, आप पहले से ही उच्च स्तरीय मेरिडियन शोधन चरण में हैं। एलिया को थोड़ा गर्व हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे पास साधना के लिए कुछ प्रतिभा है। मैंने सुना है कि यही कारण है कि उन्होंने मुझे इतना महंगा बेच दिया कि केवल इंपीरियल परिवार ही मेरे जैसे एक गुलाम के लिए खर्च उठा सकता था। डेविस ने कहा, मुझे नहीं पता कि इस तथ्य के बारे में खुश होना है या दुखी होना है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी प्रतिभा अच्छी है। कई संसाधनों के बिना अपनी उम्र में हासिल किए गए स्तर को देखते हुए डेविस ने सटीक रूप से अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए कहा कि उनकी प्रतिभा दूसरों की तुलना में कितनी अधिक थी। हालांकि प्रतिभा को केवल एक किसान की उम्र और खेती की जांच करने के आदिम रूप से मापा जा सकता है, इससे पहले कि उन पर एक लेबल चिपकाया जाए, जैसे प्रतिभा और अन्य नाम। उनके पास एलिया की प्रतिभा को सटीक रूप से जांचने के लिए कोई पैमाना नहीं था। ओह, लेकिन मैं इस तथ्य के बारे में बहुत खुश हूँ। आखिरकार मैं आपसे मिलने में सक्षम था। ऐसा सोचकर एलिया मन ही मन मुस्कुरा उठी। जो भी हो, चलो मेरी माँ से मिलते हैं। मैं आपको उससे भी मिलवाना चाहता हूँ। ओह, अगर यह महारानी है तो मैं पहले ही एक बार उसकी शाही महारानी से मिल चुका हूँ। उसकी शाही महारानी ने मुझे केवल एक ही उद्देश्य दिया और वह था आपकी अच्छी तरह से देखभाल करना। यह सुनकर डेविस के चेहरे पर यह सोचकर मुस्कान थी कि उसकी माँ अभी भी उसकी गहराई से देखभाल करती है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहीं रहो, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। महारानी के क्वार्टर में यूई एक बच्चे को लगातार रोते हुए सुना जा सकता था जो एक महिला के कानों को दबा रहा था। अब रोना मत डायना, माँ यहाँ है। क्लेयर ने डायना को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ मिनटों के बाद उसने अचानक रोना बंद कर दिया और शांति से सो गई। डायना के पास अपने पिता की तरह दो शुद्ध नीलम आंखें थीं। वह गोलमटोल और अविश्वसनीय रूप से प्यारा बना रहा। उसके काले बाल छोटे और लहराते हुए थे। अगर वह बड़ी हो गई तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अपने पिता की आंखों और बालों के साथ मिलकर अपनी माँ की तरह दिखेगी। डेविस ने दरवाजा खटखटाया और अपनी माँ के कमरे के अंदर चला गया। ओह डेविस, इधर आओ, इधर आओ। अगर डायना ने रोना बंद नहीं किया होता तो मैं तुम्हें ढूंढने गया होता। क्लेयर ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ कहा। हे माँ, आज मैंने एवलिन कॉल्डन को देखा। डेविस मुस्कुराया, उसके होंठ एक मुस्कान में सुडौल हो गए। ओह, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्लेयर की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने उसकी जांच की। वह वास्तव में सुंदर है और मुझे लगता है कि मैंने भी उसे पसंद किया है। हाँ डेविस, अपने पिता की तरह आप दोनों आसानी से सुंदरता के साथ महिलाओं के प्यार में पड़ जाते हैं। हालांकि यह सुनकर वह आखिरकार आराम करने में सक्षम था। डेविस ने अपना सिर हिलाया लेकिन इनकार नहीं किया। सुंदरता को कौन पसंद नहीं करता है? एक अपंग आदमी शायद, और टूटे हुए या ठंडे दिल वाला आदमी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, वहां कई थे। हालांकि मिस एवलिन सुंदरता के मामले में अपनी मां की तुलना नहीं कर सकती थी। उन दोनों को अलग अलग दुनिया कहा जा सकता है। हालांकि आंकड़े के मामले में मिस एवलिन ने तुलना करने की आवश्यकता के बिना भी नेतृत्व किया।
या डेविस को कहना चाहिए कि उसका फिगर पूरी तरह से उसके प्रकार में फिट बैठता है। मुझे लगता है कि यह शादी अब बहुत हद तक पत्थर में सेट है। क्लेयर ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। आखिरकार वह वही थी जिसने इस सगाई को पहली बार तय किया था। यदि यह विवाह रद्द हो जाता है तो उसका चेहरा उसके अपने बेटे द्वारा फेंक दिया जाएगा, न कि वह पहली बार में चेहरे जैसी चीज के बारे में ज्यादा परवाह करती थी। इतनी जल्दी नहीं माँ। डेविस ने अपना हाथ हिलाया। क्लेयर को उम्मीद नहीं थी कि वह अस्वीकार कर देगा, इसलिए उसने उसे एक हैरान नजर डाली। उन्होंने उन घटनाओं के बारे में बताया जो तब हुई थी जब वह गॉर्डन एम्पोरियम में थे। और यही है, मुझे नहीं लगता कि उसे शादी की व्यवस्था पसंद है, और अगर वह मुझे पसंद नहीं करती है तो बस उसे जाने दें। डेविस ने अपने हाथ फैला दिए। लेकिन घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह शादी के खिलाफ भी पूरी तरह से नहीं है। क्लेयर ने अपनी कहानी सुनने के बाद निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा, फिर देखना होगा कि यह कैसे होता है। अगर वह किसी भी मौके से मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो हम शादी रद्द कर देंगे। सहमत हुए? यह मैं खुद से यह तय नहीं कर सकता, इसलिए आपको अपने पिता से पूछना चाहिए। क्लेयर के चेहरे पर एक कठिन भाव था। वह यह पौराणिक डायवर्सन तकनीक है जिसके बारे में उन्होंने सुना था, जिसका उपयोग उनकी पिछली दुनिया में लगभग सभी माता पिता द्वारा किया गया था। डेविस ने आह भरी। कम से कम आप उसे मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है। क्लेयर ने सिर हिलाते हुए हार मान ली। तो आपकी नई निजी नौकरानी के बारे में क्या? संतुष्ट? क्लेयर ने मुस्कुराते हुए उसे आंख मारी। बहुत संतुष्ट। उसने उसे वापस आंख मारी। अद्भुत। माँ ने उसे तुम्हारे लिए लाने के लिए कुछ तार खींचे। हालांकि वह एक नौकरानी के लिए काफी महंगी थी। वह इसके बारे में सोचते हुए चिल्लाई। सिर्फ तथ्यों के लिए उसने वास्तव में कितना खर्च किया? डेविस ने अपनी जिज्ञासा को उस पर हावी होने दिया। क्लेयर ने शांति से एक उंगली उठाते हुए कहा, एक बैंगनी सिक्का। 100,000,000 तांबे के सिक्के। डेविस के चेहरे पर एक गूंगा भाव था। इतना महंगा? इस दुनिया में मुद्रा तांबे के सिक्कों से लेकर बैंगनी सिक्कों तक थी, हालांकि यह तक सीमित नहीं थी क्योंकि नश्वर ग्रेड से लेकर उच्च ग्रेड तक के खजाने जैसे सामान भी स्वीकार किए जा सकते थे। 100 तांबे के सिक्के एक चांदी के सिक्के के बराबर हैं। 100 चांदी के सिक्के एक सोने के सिक्के के बराबर थे। एक प्लैटिनम सिक्के की तुलना में 100 सोने के सिक्के, जबकि एक बैंगनी सिक्के की तुलना में 100 प्लैटिनम सिक्के। बैंगनी सिक्के पूरे ग्रैंड सागर महाद्वीप में फैली खानों से निकाले गए पीक लेवल अर्थ ग्रेड अयस्कों से बने होते हैं। हालांकि जो भी खदान मौजूद थी वह कमोबेश खनन की गई थी, इसलिए केवल मुद्रा ग्रैंड सागर महाद्वीप में बह रही थी, और बैंगनी सिक्के वर्तमान में विनिमय करने के लिए शीर्ष मुद्रा बन गए। इंपीरियल लाइब्रेरी में रिकॉर्ड में यह भी लिखा गया था कि इससे भी अधिक मुद्रा थी, लेकिन संसाधनों की थकावट के कारण समय बीतने के साथ गायब हो गई। डेविस ने चुपके से अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसने अपने सोचने के तरीके से एक महंगी नौकरानी को भ्रष्ट कर दिया था। वैसे माँ क्लारा कहाँ बंद है? डेविस ने पूछा, थोड़ा उदास महसूस कर रहा था क्योंकि उसने उसे लंबे समय तक नहीं देखा था। क्लारा है ना? क्लेयर ने भारी आह भरी। वह बच्चा वैसा नहीं है जैसा वह किसी कारण से हुआ करता था। वह हमें अपने पिता और माँ से बच रही है। उसने उदास होकर कहा और जारी रखा, मैंने क्या गलत किया? क्या मैंने उसे किसी भी तरह से गलत किया? आपके पिता उससे निपटने से डरते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वह अपनी कम उम्र के बावजूद एक वयस्क की तरह स्वाभाविक रूप से खुद के लिए सोच सकती है। वह केवल आपसे बात करती है और हमारे साथ ज्यादा बात नहीं करती है। मैं अजीब तरह से यह भी महसूस कर सकता हूं कि वह हमसे कुछ दूरी बनाए रखती है। क्लेयर ने हताशा में अपने होंठ काट लिए। उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो आप दोनों एक सामान्य बच्चे से इतने अलग हैं कि हम बातचीत करते समय शब्दों का चयन करने में भी संकोच करते हैं। मुझे आपके बारे में पता है डेविस, लेकिन आपकी छोटी बहन आपके विपरीत हमारे लिए नहीं खुलेगी। वह बस एक छोटा सा जवाब देती है या अपना सिर हिलाती है और अपना काम करने के लिए लौटती है। चीजें इतनी गंभीर कब हो गईं? डेविस की आंखें फड़कने लगीं। अध्याय 38, एलिया को पढ़ाना। चिंता मत करो माँ, यह शायद उसकी ओर से किसी तरह की गलतफहमी होगी। डेविस ने सांत्वना देते हुए जारी रखा, माँ को याद रखें, भले ही वह एक वयस्क की तरह जटिल विचारों को संसाधित कर सकती है, फिर भी वह मेरे विपरीत शरीर और आत्मा दोनों में एक बच्चा है। उसे अपनी भावनाओं को समझने में कुछ समय लगेगा। वह हंसने से पहले रुक गया। अगर वह नहीं कर सकती है तो मुझे बस उसे एक अच्छे भाई की तरह एहसास कराना होगा। क्लेयर खुश हो गया और जल्दी से उसे गले लगा लिया। मुझे पता था कि मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ डेविस, आप सबसे अच्छे हैं। एक कर्तव्यपरायण पुत्र वास्तव में एक विश्वसनीय पुत्र है। अपनी माँ के साथ कुछ समय बिताने के बाद डेविस अध्ययन में लौट आए। उसके पास खेती करने के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि वह इस मौके का उपयोग एलिया को साधना के बारे में सिखाने के लिए कर सकता है। एलिया, मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें साधना सिखाऊंगा। बातचीत करते हुए डेविस उसके पास गया। एलिया ने अपना सिर हिलाया। यह झूठ होगा अगर उसने कहा कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। डेविस अपने वर्तमान ज्ञान को जानना चाहता था। इससे पहले, आप अब तक साधना के बारे में क्या जानते हैं? अरे, मैं केवल मेरिडियन शोधन चरण के बारे में जानता हूं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाया गया है। एलिया ने शर्माते हुए अपने होठों को चूमा, फिर से हीन महसूस किया। तो मुझे यह समझाने की कोशिश करो, डेविस ने कहा। एलिया ने आश्चर्यचकित देखा, लेकिन उसकी आंखें संकुचित हो गईं और उसने समझाने से पहले अपने विचारों को इकट्ठा किया। मेरिडियन शोधन चरण वह जगह है जहां हम आसपास के वातावरण से स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी मेरिडियन को परिष्कृत करते हैं। एक साथ इकट्ठा करने की खेती मैनुअल का अभ्यास किए बिना अवशोषित करना लगभग असंभव है, जो हमें सिखाता है कि शरीर में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को कैसे प्रसारित किया जाए और इसे हमारे डेंटियन में परिष्कृत किया जाए। हवा में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा भी अशुद्ध है, जिससे हमारे लिए उस विधि से खेती करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे पास इस चरण के माध्यम से इसे जल्दी से बनाने के लिए परिष्कृत गोलियों पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा हम केवल इस अशुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा को अवशोषित करके धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। बाद में हम अपने शरीर में सभी मेरिडियन को परिष्कृत करते हैं, लगभग सभी मेरिडियन बिंदुओं और मार्गों को खोलते हैं, जब तक कि हम अगले चरण के लिए अपने मेरिडियन में ऊर्जा का भंडारण शुरू नहीं कर सकते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
ठीक है, आपको मेरिडियन शोधन चरण की अच्छी समझ है। डेविस ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया जैसे कि वह खुद एक विशेषज्ञ था। कहे। एलिया मासूमियत से मुस्कुराई, वास्तव में उसके द्वारा प्रशंसा किए जाने पर खुश थी। डेविस ने तब पदभार संभाला, मैं आपको अगले चरण ऊर्जा संघनन चरण के बारे में समझाता हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम आसपास के वातावरण से ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू करते हैं और इसे अपने मेरिडियन में संग्रहित करते हैं क्योंकि हम ऊर्जा को प्रसारित करते हैं और अंत में इसे अपने डेंटियन में संग्रहित करते हैं। यह हमारे मेरिडियन को हमारे द्वारा अवशोषित ऊर्जा के तत्व या विशेषता के आधार पर गुणात्मक परिवर्तन से गुजरने का कारण बनता है। मेरे मामले में यह बिजली की ऊर्जा है। अपने माता पिता की मदद से मैंने बिजली की विशेषता के प्रति अधिक झुकाव रखने के लिए अपने मेरिडियन को परिष्कृत किया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि मैं बिजली की खेती के लिए अधिक उपयुक्त हूँ। इसके अलावा ऊर्जा की शुद्धता जो हम अपने शिरोबिंदु बिंदुओं और डेंटियन में परिष्कृत और संग्रहित करते हैं, हमारे द्वारा खेती की जाने वाली सार एकत्रीकरण साधना मैनुअल पर निर्भर करता है। सार ऊर्जा जितनी शुद्ध होगी उतना ही शक्तिशाली। हम इस तथ्य को भी जोड़ेंगे कि हमारे शिरोबिंदु अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं जब हम उस साधना प्रणाली में अगले स्तर से टूटते हैं तो अधिक ऊर्जा संग्रहित करने में सक्षम होते हैं। एलिया ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। वह उसकी सरल व्याख्या को समझ सकता था। उसने सोचा कि किताबों के माध्यम से पढ़ने की तुलना में डेविस के स्पष्टीकरण को समझना आसान था, जो वास्तव में खेती को इतना रहस्यमय बनाना पसंद करता था कि वह इसे थोड़ा भी समझ नहीं सका। इसके बाद उन्होंने बॉडी कल्टीवेशन सिस्टम पर जाने से पहले कुछ समय के लिए उसे इसकी अवधारणाओं को समझाया। चलो बॉडी कल्टीवेशन सिस्टम पर चलते हैं। इसे समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है और इसके लिए बहुत समझ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अन्य दो कल्टीवेशन सिस्टम की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। हमें बस उन कुछ संसाधनों से ऊर्जा को अवशोषित करना होगा और इसे अपने शरीर, मेरिडियन, हड्डियों, टेंडन, आंतरिक मांसपेशियों, बाहरी मांसपेशियों और अंगों में प्रसारित करना होगा, जिससे हमारा पूरा शरीर इस प्रक्रिया में मजबूत हो जाएगा। शुरुआती चरणों में बॉडी कल्टीवेशन सिस्टम के नाम उस आभा से व्यवस्थित होते हैं जो हम इसकी खेती करने के बाद उत्सर्जित करते हैं। जब हम अपने पूरे शरीर को लगातार विकसित और मजबूत करते रहते हैं तो हम जो आभा उत्सर्जित करते हैं वह रंग में बदल जाती है। यह दर्शाता है कि हम अगले चरण से टूट गए हैं। कॉपर स्टेज में हम एक लाल भूरे रंग की आभा का उत्सर्जन करते हैं जो शरीर की खेती तकनीक का उपयोग करते समय हमारे शरीर को ढकता है। इस चरण में केवल हमारा शरीर मजबूत होता है। कांस्य चरण में हम एक परिष्कृत भूरे रंग की आभा का उत्सर्जन करते हैं और इसी तरह अगले चरणों के लिए। इस चरण में मांस और शिरोबिंदु मजबूत होते हैं। इसके अलावा यह अफवाह है कि जितना अधिक आप अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं उतनी ही अधिक ऊर्जा आप अपने मेरिडियन में संग्रहित कर सकते हैं। हालांकि चूंकि मैंने अपने बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन की तुलना में एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन में ज्यादा प्रगति नहीं की है, इसलिए मैं तुलना देखने में विफल हूं। एलिया उसके समझाते हुए अपना सिर हिलाती रही। उसके बाद उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवशोषित संसाधनों से ऊर्जा को शरीर में कुशलतापूर्वक कैसे प्रसारित किया जाए। उन्होंने बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन सिस्टम में खेती करने के खतरों के बारे में भी बताया। एक गलत कदम और सबसे बुरा जो आपके साथ हो सकता है वह यह है कि आप अपंग हो जाते हैं या यहां तक कि मर जाते हैं। एलिया ने निगल लिया, लेकिन यह भी महसूस किया कि वह अब उसकी मदद से आत्मविश्वास से खेती कर सकती है। उस पर छोड़ते हुए मुझे लगता है कि मैं आपको बाद में सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन समझा सकता हूं। हालांकि यह स्पष्ट है कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, एलिया आज्ञाकारी और अनुकूलनीय रूप से गूंज उठी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह उस सभी जानकारी को अपने दिमाग में ले रही थी जो उसने पहले कहा था, इसलिए कोई भी और ज्ञान बेकार हो जाएगा क्योंकि वह निस्संदेह भ्रमित हो जाएगी। ओह यार, मैं उसे सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन कैसे समझाऊं? इसमें सबसे रहस्यमय है और इसमें 3 कल्टीवेशन सिस्टम में से बहुत सारी जटिलताएं शामिल हैं। डेविस को सिरदर्द महसूस हुआ। स्पष्टीकरण से अधिक सोल फोर्जिंग कल्टीवेशन ने भावना पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा के साथ अनुनाद का अनुभव किया। वह जानता था कि वह कोई शिक्षक सामग्री नहीं था और वह उसे वह नहीं सिखा सकता था जो वह पूरी तरह से समझ में नहीं आता था। रॉयल कैपिटल में कॉल्डन परिवार के जागीर में क्या? छोटे राजकुमार ने कहा कि वह उसके और मेरी बेटी के बीच शादी रद्द कर देगा। इवान कॉल्डन, जो अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठे थे, अचानक खड़े होकर खबर सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह फटने वाला हो। नहीं, ऐसा नहीं है, फैमिली हेड, एक थोड़ा मोटे आदमी ने समझाने की कोशिश की। वह कोई और नहीं बल्कि कॉल्डन एम्पोरियम के प्रबंधक जॉर्ज कॉल्डन थे, जो पहले की घटना के बारे में रिपोर्ट करने आए थे। तो फिर क्या? राजकुमार ने केवल यह बताया कि युवा मालकिन एवलिन के पास अपनी पसंद है और वह उसे अपनी बनने के लिए मजबूर नहीं करेगा। यदि वह उससे शादी नहीं करना चाहती है तो उसने कहा कि वह अपने शाही पिता सम्राट की मदद से शादी रद्द कर देगा। जॉर्ज कॉल्डन ने अपने शब्दों के चयन को स्पष्ट करने की कोशिश की। इवान कॉल्डन ने धीरे से कहा, हम लोरेट परिवार अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। हमने उन्हें 2 आपदाओं को पार करने में सहायता की, विद्रोह भी और युद्ध भी। शादी वादे के मुताबिक होगी। यहां तक कि अगर वे अपने शब्द से पीछे नहीं हटते हैं तो क्या होगा अगर यंग मिस्ट्रेस एवलिन मना कर देती है? राजकुमार अपनी ओर से एक अच्छा कारण होने के साथ शादी को होने से रोक देगा। इवान कॉल्डन ने सांस लेने से पहले अपने चेहरे पर एक कठोर भाव रखा। वह अपनी आवाज कम किए बिना नहीं रह सका। यह क्या मेरी बेटी ने कुछ कहा? युवा मालकिन ने कुछ नहीं कहा और शादी से पीछे भी नहीं हटी। इवान कॉल्डन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसके पास कॉल्डन परिवार की समृद्धि के लिए उसे बलिदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह अपनी बेटी का बलिदान कर रहे थे क्योंकि वह लोरेट परिवार के अलावा अपनी बेटी से शादी करने के लिए अधिक भरोसेमंद परिवार नहीं जानते थे। लोरेट परिवार से उसकी शादी करना सबसे अच्छा प्रस्ताव था जो वह इस समय सोच सकता था, क्योंकि इंपीरियल परिवार के साथ संबंध बनाना भी महत्वपूर्ण था। अन्यथा उनके नोबल परिवार को समय बीतने की तुलना में जल्द ही उनके अंत के साथ मिल सकता है। ऐसा लग रहा था कि युवा मालकिन किसी कारण से संकोच कर रही थी। यह भी अच्छी खबर का एक टुकड़ा है। जॉर्ज कॉल्डन ने अपने चिकना होठों को चौड़ा किया क्योंकि वह एक टॉड की तरह मुस्कुरा रहा था। मम्मी, क्या उसने उस छोटे से बच्चे में दिलचस्पी ली है? बिल्कुल नहीं। जब वह छोटी थी तो इस विवाह व्यवस्था को रद्द करने के लिए अड़ी हुई थी और कल भी ऐसी ही रही। क्या हुआ था? भले ही तुम मुझसे पूछो।
जॉर्ज गॉर्डन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अध्याय 39 टकरा। पूरा 1 साल बीत गया। डेविस इस बिंदु पर 9 साल का हो गया। वह 145 सेंटीमीटर लंबा हो गया। उसका चेहरा अपने पिता की तरह अधिक से अधिक आकार लेने लगा, जो निस्संदेह एक महिला हत्यारे की तरह दिखता था। उनकी मां के पहलुओं के साथ यह पत्थर में सेट है कि वह वास्तव में भविष्य में महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो जाएगा। डेविस ने अपना अधिकांश समय खेती करने में बिताया। वह अंतः मध्यस्तरीय लौह चरण, उच्चस्तरीय शिशु आत्मा चरण, उच्चस्तरीय ऊर्जा संघनन चरण तक पहुंच गया। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन में तीसरे चरण में प्रवेश किया था। यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी जो ग्रैंड सी महाद्वीप में किसी भी माता पिता को गर्व करेगी, जिसमें उनके माता पिता भी शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान उन्हें एवलिन से मिलने का मौका नहीं मिला, या बल्कि किसी को यह कहना चाहिए कि उन्होंने उस मामले को अपने सिर के पीछे रखा। वह अभी भी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब भी कोई नहीं आया। उन्होंने एलिया को बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन और एसेंस गैदरिंग कल्टीवेशन में ट्रेनिंग भी करवाई। उन्होंने उसे उसी कल्टीवेशन तकनीक में प्रशिक्षित किया जिसे उसने दूसरों की राय की परवाह किए बिना खेती की थी। उसकी प्रतिभा भी महान थी, लेकिन प्रतिभाशाली होने के बिंदु तक नहीं। वह अपनी खेती के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए कुछ यादृच्छिक बहानों के साथ कुछ तार खींचने में कामयाब रहे। बेशक अगर उसके पिता और मां को इसके बारे में पता चला तो वह भी नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन उसके पास इसकी देखभाल करने का आत्मविश्वास था। एलिया ने इस दौरान पीक लेवल कॉपर बॉडी स्टेज और पीक लेवल मेरिडियन रिफाइनमेंट स्टेज हासिल किया। लोगन और क्लेयर ने भी कड़ी मेहनत की और इस साल के दौरान एक बच्चे को जन्म दिया। डेविस खुश था कि उसे आखिरकार इस साम्राज्य के सिंहासन पर रखने के लिए एक छोटा भाई और बलि का बकरा मिला। कोई और छोटी बहन, और उसने सोचा कि उसे शायद मधुमेह हो जाएगा। लोगन ने ज्यादातर साम्राज्य के मामलों को देखने के लिए अपने बट का काम किया। उसके पास केवल क्लेयर से मिलने के लिए पर्याप्त समय था, और उसने डेविस के बारे में चिंता नहीं की, जबकि उसे पता नहीं था कि क्लारा के बारे में क्या करना है। क्लारा 5 साल की हो गई। उन्होंने सामान्य रूप से खेती करना शुरू कर दिया, जैसे कि राजधानी शहर में कोई भी बच्चा इस उम्र तक पहुंचने पर करता है, लेकिन उसने बिना किसी बाधा के खेती में त्वरित प्रगति करने की कोशिश की। वह निम्नस्तरीय मेरिडियन शोधन चरण तक पहुंच गई और पहले से ही मेरिडियन शोधन चरण के मध्य स्तर तक पहुंचने के कगार पर थी। लेकिन एक दिन पहले वह डेविस से भी ज्यादा साहसी थी और उसने बॉडी टैंपरिंग कल्टीवेशन सिस्टम की खेती करने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह से असफल रही। वह दर्द सहन नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। उसके शरीर में शेष ऊर्जा अनियंत्रित हो गई और उसके छोटे शरीर को काफी नुकसान पहुंचा। सौभाग्य से यह घातक नहीं था, क्योंकि लोगन उस समय उसके बगल में था। लोगान, जिसने उसे बॉडी कल्टीवेशन सिस्टम की खेती करने की अनुमति दी थी, को क्लेयर से गंभीर पिटाई मिली। बेशक यह सब क्लेयर के कमरे में हुआ था, या उसने अपना चेहरा बड़े समय में खो दिया होगा। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह क्लारा के बारे में भी दोषी महसूस करता था। डेविस, जिसने इस घटना को सुना था, चिंतित हो गया और कल से क्लारा के साथ उसके कमरे में रहने लगा। वह अभी भी नहीं उठा। डेविस ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसके चेहरे को गर्मजोशी से देखा। क्लारा ने भी कसकर अपने हाथों को पकड़ लिया, लेकिन यह अज्ञात था कि उसने इसे जानबूझकर या अवचेतन रूप से किया था या नहीं। तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो, क्लारा? डेविस फिर से आह भरते हुए बुदबुदाया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे नहीं पता था कि कल से उसने कितनी बार एक बूढ़े आदमी की तरह आह भरी। उन्होंने आंशिक रूप से इस दुर्घटना के लिए खुद को दोषी ठहराया। काश मैंने उसे ठीक से देखा होता। काश मैंने उस समय से उस पर ध्यान दिया होता। आखिरकार मैंने मां से उसकी देखभाल करने के बारे में कहा। डनी के बारे में बात करें। इस तरह के विचार उसके सिर के चारों ओर घूम रहे थे, जिससे वह गंभीर रूप से उदास हो गया था। जैसे ही वह अपने अवसाद में डूब रहा था, क्लारा का हाथ थोड़ा हिल गया। इसने डेविस को अपने अवसाद से जगाया और वह उत्सुकता से चिल्लाया, क्लारा। अपने बिस्तर में लेटी हुई क्लारा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जैसे कि उसकी पलकें भारी हों। यह देखकर कि वह ठीक थी, डेविस ने राहत की सांस ली, जो उसके द्वारा जारी पिछले अवसादग्रस्त आहों से बहुत अलग थी। भाई। वह उस पर कमजोर मुस्कुराया और बुलाया। उसके चेहरे पर उस कमजोर मुस्कान को देखकर डेविस ने खुद को अत्यधिक अपराध बोध में खो दिया। उसे लगा जैसे कोई चीज उसके दिल में छुरा घोंप रही है। क्लारा, मुझे खेद है, यह सब भाई की गलती है। मुझे उस समय तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, चाहे जो भी हो। मैंने आपको अर्थहीन कष्ट दिए हैं, मुझे बहुत खेद है। भले ही आपने इतनी मेहनत की, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। क्लारा ने अचानक अपने होंठ पर अपनी उंगली रखी, क्योंकि वह कमजोर रूप से मुस्कुराई, जिससे वह रुक गया। यह भाई की गलती नहीं है। वह एक वाक्य एक भाले की तरह था जो उसके प्रतिरोध को भेदता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका अपराध असीम प्रेम में घुल गया है। उसके होठों को काटते ही उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। क्यों? आप इतनी कोशिश क्यों करते हैं? डेविस ने धीरे से पूछा। वह समझ नहीं पा रहा था। क्लारा सिर्फ 5 साल की थी और उसे इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी आंखों में वह एक छोटी लड़की थी, जिसे अपने चेहरे पर एक प्यारा भाव के साथ सोने से पहले पूरे दिन खेलना और मुस्कुराना चाहिए। लेकिन वह ऐसी नहीं थी। वह एक विशेष मामला था, क्योंकि वह एक ट्रांसमाइग्रेटर था और जानता था कि वह क्या कर रहा था। और ऐसा नहीं था कि वह आंख बंद करके खेती में कूद रहा था। सभी संभावित तरीकों और परिणामों को जानने के बाद ही उन्होंने यह कदम उठाने का फैसला किया था। क्लारा धीरे धीरे बैठ गई और अपने भाई को कसकर गले लगा लिया, जैसे कि वह उसे जाने नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मैं हमेशा के लिए भाई के साथ रहना चाहती हूँ। इस बार उसने कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने जो किया था उसने अपने भाई को समान रूप से नुकसान पहुंचाया था। उसने पहले कभी अपने बड़े भाई को आंसू बहाते नहीं देखा था, इसलिए इसका उस पर और भी अधिक प्रभाव पड़ा। डेविस वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध रह गया। वह उसके मासूम चेहरे को देखकर उसके साथ रहने की इच्छा की शुद्ध भावनाओं को महसूस कर सकता था। वह हक्का बक्का रह गया। तब वह उन्हें क्यों टाल रहा था? क्या वह किसी कारण से उन सभी से बच नहीं रही थी? क्यों? मैं ही क्यों? केवल आप मेरे लिए वहां थे। क्लारा ने अपने होठों को काटते हुए कमजोर जवाब दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं? पिता और मां के बारे में क्या? मां और पिता दोनों। वे दोनों समय समय पर मुझसे झूठ बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने इसका अभ्यास किया हो। पहले से। यहां तक कि शाही महल में अन्य लोग झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं, और यह मुझे बहुत डराता है। मेरे भाई ने मुझसे झूठ नहीं बोला।
आपके साथ रहना मुझे सहज बनाता है। माँ और पिता ने झूठ बोला। यह नहीं हो सकता। डेविस ने अपना सिर हिलाया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आंखों ने ऐसा कहा है। बदले में क्लारा ने हताश होकर कहा। डेविस ने सिर हिलाया। आप वास्तव में ऐसा सोचते हैं? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है। फिर भाई इसे आपके लिए सत्यापित करेगा। डेविस मुस्कुराया। क्लारा स्तब्ध रह गई। नहीं। इससे पहले कि वह जवाब दे सके, डेविस ने लोगान और क्लेयर को एक क्रिस्टल ट्रांसमिशन भेजा कि क्लारा जाग गई थी और तुरंत उनकी उपस्थिति का अनुरोध कर रही थी। यह ठीक है। भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। डेविस ने दृढ़ता से जवाब दिया क्योंकि उसने उसके छोटे कंधों को पकड़ रखा था। क्लारा ने घबराकर अपना सिर हिलाया। पहले वह चिंतित थी, लेकिन अब जब उसके भाई ने उसे आश्वस्त किया था तो उसे दिल लग रहा था। इस बीच डेविस ने सोचा, झूठ? क्या संभव झूठ? यह हाथ से बाहर होता जा रहा है। यहां तक कि मेरे पास यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि वे झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मुझे लगता है कि मुझे बस क्लारा के सामने सीधे उनसे पूछना होगा। अप्रत्यक्ष रूप से उनका सामना करने से क्लारा भी मुझ पर विश्वास खो सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस जितना संभव हो उतना बचना चाहता हूँ। 1 मिनट भी नहीं बीते कि दोनों एक साथ क्लारा के कमरे में दिखाई दिए। यह देखा जा सकता है कि वे वास्तव में चिंतित थे। क्लारा, क्या तुम ठीक हो? दोनों ने एक साथ पूछा। उनकी आंखों में चिंता देखी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्लारा से कुछ दूरी भी बनाए रखी, इस डर से कि वह संभवतः उन्हें अस्वीकृति दिखा सकती है। क्लारा ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसे लगा कि वह जल्द ही मुसीबत में पड़ जाएगी। अगर उसने उनकी आंखों में देखा होता तो उसने उनकी आंखों में चिंता और देखभाल देखी होती। यह देखकर कि उसने अपना सिर नीचे रखा है, दोनों ने डेविस को सवालिया निगाह से देखा। खांसी? माँ और पिताजी, क्लारा और मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहते हैं। क्लारा स्पष्ट रूप से कांप रही थी, हालांकि थोड़ा सा। बात करो। क्या यह गंभीर मामला है? लोगान ने जांच की। निर्भर करता है। बिल्कुल सही, मेरे पास आप दोनों से भी बात करने के लिए कुछ है, क्लेयर ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि माँ जिस बारे में बात करना चाहती है और हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वह वही है। क्लेयर के चेहरे पर एक हैरान कर देने वाला भाव था। डेविस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक सवाल है और आप दोनों को ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। यह देखकर कि वे दोनों अनजान थे, उसने अपनी प्यारी छोटी बहन की खातिर उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया। अध्याय 40 गलतफहमी। कोई देख सकता था कि लोगन और क्लेयर के चेहरे पर सवालिया निशान उड़ रहे थे। वे दोनों यह नहीं समझ सके कि डेविस अचानक गंभीर क्यों हो गया। आप दोनों को पता होना चाहिए कि क्लारा से झूठ बोलना मना है क्योंकि उसके पास उत्कृष्ट सत्य आंखें हैं। न केवल यह एक बुरा प्रभाव देगा, बल्कि यह क्लारा को भी चोट पहुंचाएगा। क्या आप दोनों ने पहले कभी क्लारा से झूठ बोला है? डेविस ने गंभीर स्वर में पूछा। कुछ सेकंड सोचने के बाद क्लेयर ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी क्लारा से झूठ बोला। मुझे भी नहीं। लोगान ने अपने चेहरे पर एक निर्दोष भाव के साथ कंधे उचकाए। डेविस ने क्लारा को स्तब्ध होते देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें चमक रही थीं, यह दर्शाता है कि उसकी आंखें सक्रिय थीं। यह कौन सा है क्लारा? क्या वे सच कह रहे हैं? मेरी आंखें कहती हैं कि वे सच कह रहे हैं। क्लारा ने अपने चेहरे पर एक स्तब्ध भाव के साथ कहा। डेविस आराम कर रहा था क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से एक सांस छोड़ दी थी। क्लारा के चेहरे पर एक भ्रमित लेकिन गलत भाव था। लेकिन कैसा? मेरी आंखों ने भी मुझसे पहले कहा था कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला है। क्लारा, मेरा विश्वास करो। हमने आपसे पहले कभी झूठ नहीं बोला। क्लेयर ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। एक गलतफहमी? डेविस धीरे से बुदबुदाया, जबकि उसने स्थिति को समझने की कोशिश की। झूठ नहीं? अगर यह झूठ नहीं है, क्या यह हानिरहित धोखा हो सकता है? उसने विचार किया। क्लारा, माँ ने वास्तव में क्या कहा जब आपकी आंखों ने कहा कि उसने आपसे झूठ बोला? डेविस ने पूछते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। क्लारा अपने बिस्तर से बाहर निकली और डेविस के बगल में खड़ी हो गई। ऐसे कई उदाहरण हैं जब माता और पिता ने मुझसे झूठ बोला। उसने अपने चेहरे पर गलत भाव के साथ कहा। यह स्पष्ट था कि उसके दिल में कुछ शिकायत थी। वे तीनों स्पष्ट रूप से भौचक्के थे। क्लारा ने अपना साहस जुटाया और दृढ़ चेहरे के साथ कहा। उन्होंने कहा, ऐसा ही एक उदाहरण है जब माँ ने कहा कि जब मैं लगभग 3 साल की थी तब वह बाथरूम जा रही थी। माँ 1 घंटे से अधिक समय के बाद ही मेरे पास आई। मैंने सवाल किया कि वह इतने लंबे समय से वहां क्या कर रही थी और उसने कहा कि वह स्नान का आनंद ले रही थी और इसलिए उसे बाहर आने में लंबा समय लगा था। क्लारा ने सूंघते हुए कहा, मैं इतने लंबे समय से उसका इंतजार कर रही थी, फिर भी उसने मुझसे झूठ बोला। यह देखकर कि वे तीनों उसे झुकी हुई भौहों और भ्रमित भावों के साथ देखते हैं, उसने अपने छोटे दांतों को खींच लिया और जारी रखा। एक और उदाहरण था जब पिताजी मेरे साथ खेल रहे थे। वह शायद ही कभी मेरे साथ खेलता है और फिर भी वह कहता है कि वह वास्तव में व्यस्त है। एक दिन जब पिताजी मेरे साथ खेल रहे थे तो मैं गलती से सो गया और जब मैं उठा, मैंने जो देखा वह पिता था जो माँ को उसके पीछे से पीट रहा था। उसने अपने हाथ से उसकी पीठ पर भी वार किया। जब उन्होंने मुझे जागते देखा तो वे जल्दी से अलग हो गए। मैंने इसे देखा। आप इसे अस्वीकार करने की कोशिश नहीं करते हैं, पिताजी। माँ का चेहरा लाल था और वह वास्तव में दर्द में रही होगी। क्लारा उन पर अपनी उंगलियों को इंगित करते हुए रोने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक। जब मैंने पूछा, पिता इसके बारे में, उसने कहा कि वह सिर्फ उसके साथ खेल रहा था। झूठ, सब झूठ। वाह। क्लारा रोई और सूंघने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे क्योंकि वह इसे रोक नहीं पा रही थी। और जब मैं पूछता हूँ, माँ से इस बारे में पूछा तो उसने भी कहा कि वह उसके साथ खेल रही थी। वाह भाई, वे हर समय मुझसे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ठीक है, रुक जाओ क्लारा, यह पर्याप्त है, मैं पहले ही समझ चुका हूँ। डेविस ने उसे गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए सांत्वना दी। क्लारा रोती रही, अपनी भावनाओं को अपने भाई पर डालती रही जो उसने अपने दिल में रखी थी। सांत्वना देने के कुछ मिनटों के बाद उसने आखिरकार रोना बंद कर दिया। डेविस ने फिर उसे अपने गले से बाहर कर दिया। इसके बाद वह पीछे मुड़ा और अपने माता पिता को घूरने लगा।
बहाना बनाए बिना उन दोनों ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। अंदर से उसने आह भरी। वह समझ सकता था कि उनके पास एक दूसरे से निकटता से संपर्क करने के लिए बहुत कम समय था, क्योंकि उनके पास सम्राट और महारानी के रूप में अपने कर्तव्य थे, लेकिन क्या उन्हें असामान्य रूप से स्मार्ट और छोटी क्लारा के सामने खुद को ठीक से नहीं रखना चाहिए? ठीक है, माँ और पिता क्लारा को खुद को समझाने की परवाह है। वे दोनों चुप रहे, अभी भी अपने सिर नीचे लटकाए हुए थे। भाई, क्या इसका मतलब यह है कि वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला है? क्लारा ने मासूमियत से पूछा, उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। आह क्लारा, उन्होंने तुमसे झूठ नहीं बोला। लेकिन डेविस ने अपना सिर हिलाया, उन्होंने आपको धोखा दिया। क्लारा हैरान रह गई। धोखा? मुझको? लेकिन क्यों? आप खुद उनसे क्यों नहीं पूछते? क्लारा, आगे बढ़ो, आपका भाई यहाँ है, वे आपको जवाब देंगे। डेविस उसे धीरे से मुस्कुराया। उसके दिल के अंदर वह अपनी को हंस रहा था। वह इस गड़बड़ी को पैदा करने के बाद उन्हें आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। क्लारा ने अपने चेहरे पर एक चिंतित भाव के साथ उसे विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन जब वह पीछे मुड़ी तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। फिर भी यह अभी भी प्यारा था। माँ, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? कोई जवाब नहीं था। डेविस उनकी आंखों को चारों ओर घूमते हुए देख सकता था। वह बेहोश होकर अनुमान लगा सकता था कि वे आत्मा संचरण का उपयोग करके बातचीत कर रहे थे। पिताजी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्लारा हार नहीं मान रही थी। उसकी आंखें फिर से नम हो गईं, क्योंकि उसकी आंखों पर आंसू बन गए। क्लेयर और लोगन ने एक दूसरे के चेहरे को देखा और आह भरी। क्लारा, यह आपके लिए जानना बहुत जल्दी है, लोगन ने कहा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेविस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगता है कि वे अभी तक इसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्लारा, जब तुमने कहा कि पिता माँ को पीट रहा था, तो वह सिर्फ अपनी पीपी का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, चुप रहो, डेविस, लोगान शर्म से चिल्लाया। फिर जल्दी बताओ क्लारा, और मेरे पास पूरा दिन नहीं है। हम खेती में व्यस्त हैं, डेविस ने क्लारा के कंधों को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। क्लारा ने प्रशंसा में अपने भाई पर एक नजर डाली, इस तथ्य पर आश्चर्यचकित कि वह अपनी उम्र में अपने पिता से भी बात कर सकता है। लोगन स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गया, जबकि क्लेयर बस चुप रहा। जब उसने उसकी पीपी सुनी तो वह ठिठुर गई। भले ही वह नहीं जानती थी कि इसका वास्तव में क्या मतलब है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से इसे महसूस कर सकती थी। ठीक है। लोगान शांत हो गया और बोला, क्लारा, मैं और तुम्हारी माँ उस समय सिर्फ प्रजनन कर रहे थे जब हमने आपको धोखा दिया था। आपकी उम्र में आपको इन सभी चीजों को नहीं जानना चाहिए। क्लारा का चेहरा उलझन में पड़ गया। वह बता सकती थी कि वे सच कह रहे थे, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वे इस कारण से उसे धोखा क्यों देंगे। क्यों? क्या यह सिर्फ एक पुरुष के जन्नाम को एक महिला के जन्नाम में चिपकाने का कार्य नहीं है? इसमें ऐसा क्या खास है कि माँ और पिता ने मुझे धोखा दिया और इसे मुझसे छिपाया? तुम लोगन और क्लेयर यह सुनकर पूरी तरह से चौंक गए कि उनकी 5 साल की बेटी क्या बोल रही थी। डेविस भी चौंक गया, लेकिन फिर एहसास में आह भरी। वह उसकी मानसिकता को अच्छी तरह से समझ गया। तुम दोनों? डेविस चिल्लाया। उसके चिल्लाने ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। लोगान और क्लेयर को अपने गुस्से से बाहर निकाला। आप दोनों बस भूल रहे हैं कि क्लारा सिर्फ एक बच्चा है जो जटिल विचारों और भावनाओं में सक्षम है, जटिल विचारों और भावनाओं में सक्षम वयस्क नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा सेक्स शब्द का उच्चारण करता है तो वह बच्चा केवल लिंग के बारे में सोचेगा, जबकि वयस्क निश्चित रूप से प्रजनन के बारे में सोचेंगे। उसने जो कहा वह विशुद्ध रूप से पुस्तकों को पढ़ने के अपने ज्ञान से है, बिना किसी गहराई के अर्थ के। वह एक पल के लिए रुक गया और कहा, तुम दोनों के विपरीत दिन भर अशुद्ध विचारों के साथ। लोगान की नसें उसके सिर में उभर आईं, जबकि उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जबकि क्लेयर ने शर्म से अपना सिर नीचे रख दिया। लेकिन वे समझ गए कि वे गलत क्यों थे। उन्होंने अवचेतन रूप से क्लारा को पल भर के लिए दूसरे डेविस के रूप में माना, क्योंकि उसने अपने लापरवाह भाई की तरह कुछ अपमानजनक बात की। डेविस अंदर से एक वयस्क है और क्लारा मानसिकता के मामले में एक बच्चा है। उन्हें एहसास हुआ कि इस समय उनके साथ एक जैसा व्यवहार करना गलत था। क्लारा, पिता और माँ का मतलब कोई नुकसान नहीं था। यह सब आपकी खातिर था। डेविस ने उसे समझाने की कोशिश की। क्लारा ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें उस पर विश्वास दिखा रही थीं। हम, मुझे भाई पर विश्वास है। यह सुनकर खुशी हुई, इसलिए अब सब ठीक है ना? उसने संदेह से पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि सभी समस्याएं मेरी आंखों के साथ थीं। उसने अफसोस के साथ बुदबुदाया, मैं इसमें कब महारत हासिल कर पाऊंगी? इसके बारे में चिंता मत करो। आप सिर्फ खुद पर विश्वास करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के झूठ का असर अपनी मानसिकता पर भी नहीं पड़ने देते हैं। हमेशा अपने परिवार के लिए गर्म रहें, है ना? डेविस ने देखभाल से बाहर चेतावनी दी। ओह, क्लारा ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। अपनी आंखें बंद करते हुए उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी।